ऑफ इंटीग्रेशन। और ये बड़ा ज़रूरी है भाई, ये अगर जानेंगे तभी तो खुद डिसाइड कर पाएंगे कि किस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करने की ज़रूरत है, और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे अप्लाई कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो मीनिंग पार्ट भी बड़ा ज़रूरी है। तो मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब लोग अपने कॉपी में लिख लें और अब हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ कंक्लूज़न पॉइंट्स लिख लेते हैं। मतलब ये जो मैं मीनिंग पार्ट डिस्कस करूँगा उसमें ये सब क्लियर होंगे कि ऐसा कैसे हुआ, हाउ अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन व्हाट तो पहले पता लग जाए कि क्या है, मीनिंग पार्ट में क्या है, पहले वो तो जान लें, उसके बाद हाउ है तो वो तो समझेंगे। तो कंक्लूज़न नंबर 1, मतलब मैं रिज़ल्ट बता रहा हूँ, जो कंक्लूज़न आएगा वो बता रहा हूँ, कैसे आएगा वो तो देखेंगे। जो आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं इंटीग्रेशन के मीनिंग रिलेटेड, वो बात मैं अब लिखने जा रहा हूँ। वो क्या है भाई? तो सबसे पहले इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट समेशन। व्हेन number of terms to be added is infinite। देखो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इज समझ सकते हैं इफेक्टिवली कि इट इज बिग ब्रदर ऑफ समेशन। समेशन जो काम करता है वैसा ही ऑलमोस्ट काम करता है इंटीग्रेशन। तो आप सोचेंगे कि अच्छा जब वही काम करता है भाई तो इसको एडिशनली लाने की क्या ज़रूरत है, समेशन तो था ही। तो ये समेशन जो है अप्लाइड, ये हम लोग तभी अप्लाई कर पाएंगे व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स, जब जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स टू बी एडेड, जितने हम लोग टर्म्स को ऐड करना चाहते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर ऑफ टर्म्स टू बी एडेड इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब समझे, मतलब कुछ फिक्स्ड है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, जो भी है, नंबर ऑफ टर्म इज फिक्स्ड टू बी एडेड। ये कब होता है भाई? तो व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट, ठीक है। जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाए? इनफाइनाइट, पहले लिख दिया है। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स बिकम्स इनफाइनाइट, जिनको ऐड करने हैं वो इनफाइनाइट हो। चलो इस पॉइंट को और अभी क्लियर करेंगे। नंबर 1 आपने कंक्लूजन का पॉइंट ये लिख लिया, साथ साथ लिख लेंगे इसमें। जब समझने का पॉइंट आएगा उस समय हम लोग पेन छोड़ देंगे और खोपड़ी पे जोड़ देंगे। तो फिलहाल तो अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन है। हाउ वाला तो अभी इसके बाद होगा। तो इंटीग्रेशन बिग ब्रदर ऑफ समेशन। ऐड ये भी करता है, इंटीग्रेट करना भी मतलब होता है ऐड करना। तो ठीक है भाई, ये समझ गए हम लोग, इन्फॉर्मेशन ले लिए, समझ क्या गए? इन्फॉर्मेशन ले लिए। चलो कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन ले लिए। तो इसमें थोड़ा सा मैं ये दिखा दूं, सारे लोगों ने इसका यूज़ तो किया ही होगा, इस चीज़ का यूज़ सबने किया है समेशन का। तो इसको तो पहले रिकॉल करा दें। तो भाई देखो, अगर मान लो कभी ऐसे हो जाए, कभी ऐसा अगर हो गया, समेशन हम लोग अप्लाई करते हैं, समेशन मान लो दे दिया जाए n² + 2 और n का वैल्यू है 1 से लेकर के यहाँ पे मान लो है 5। तो इसका मीनिंग क्या समझते हो आप? ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। इसका मीनिंग क्या समझते हो? इसका मीनिंग हुआ कि n का वैल्यू पहले 1 रखना है, तो n का वैल्यू 1 रख दो भाई। तो 1 का स्क्वायर + 2, n का वैल्यू हमने 1 रख दिया, प्लस नेक्स्ट वैल्यू n का नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू 2 है। नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना है भाई? 2 है। तो वो 2 को आपको रखने पड़ेंगे। तो फिर है भाई, तो 2 रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर + 2। ये पूरा टर्म, ये जितना टर्म है इसमें n को रिप्लेस करेंगे सबसे पहले 1 से, फिर रखेंगे 2 से, फिर रखेंगे 3, नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू 4, फिर नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू 5। यहाँ 5 है अपर लिमिट है, समझो ये क्या है? ये लोअर लिमिट है। स्टार्ट होगा n 1 से और फिनिश कब होगा? ये
n इक्वल टू 5 पे, दिस इज अपर लिमिट। तो हम लोग यही बोलते हैं भाई, और इसमें एक एक इंटीग्रल वैल्यू बढ़ते जाएंगे। सो फर्स्ट जो वैल्यू रखा है n इक्वल टू 1 रखा, दूसरा जो वैल्यू रखेंगे वो n इक्वल टू 2 रखेंगे, फिर प्लस नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे n इक्वल टू 3 तो 3 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे तो वो 5 रखेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा भाई, और इसके बाद नहीं रखेंगे क्योंकि ये अपर लिमिट है, इसके बाद फिक्स्ड। तो नंबर ऑफ टर्म हो गया फिक्स। अब इससे आगे हमें नहीं जाने हैं, अब इसी को इवेलुएट कर देने हैं। तो भाई इसको इवेलुएट तो कोई भी कर लेगा। अब तो ये 6 क्लास वाला बात हो गया भाई, 1 + 2 3 और ये 4 + 2 6 और ये 9 + 2 11 और ये हो गया 16 + 2 18 और ये हो गया 25 + 2 27। जो वैल्यू आया वो आ गया। ये सब लोग जानते हैं, जानते थे ना भाई, ये सब भाई ये जानते थे। चलो समेसन ये सब जानते। इसमें ये भी आप चाहो तो लिख लो, ये भी आप चाहो तो लिख लो, एग्जाम्पल ऑफ समेसन। समेसन का एग्जाम्पल दिखाया तुम्हें, ये सब समझ के रखने हैं। अगर आप पहले से जानते हैं बहुत अच्छा है, नहीं जानते हैं तो आप जानो दिस इज अपर लिमिट, ये है अपर लिमिट ऑफ n, अपर लिमिट ऑफ n। और ये वाला क्या हो गया भाई, तो ये तो हो गया लोअर लिमिट ऑफ n। तो ये हो गया तुम्हारा, लिख लोगे लोअर लिमिट ऑफ n। n ही यहाँ पे वेरिएबल है, n का ही वैल्यू चेंज होता रहता है, तो इसके हिसाब से काम करेंगे। ये हो गया 9 9 11 20 20 और ये 38 और 38 और 27 कितना हो जाएगा, तो ये 65 वैल्यू हमारे आ गए। तो ये वैल्यू खैर समेशन का हुआ। ऐसा ही कुछ काम इंटीग्रेशन भी करता है, ये समेशन वाला पार्ट हुआ। अब अगर मान लो यहाँ पे अपर लिमिट 5 ना हो करके अपर लिमिट को 5 के बदले में अगर हम लोग 6 कर देते तो क्या होता, अगर अपर लिमिट को हम लोग 6 कर देते तो क्या होता, तो क्या होता भाई, कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक और टर्म आ जाता, क्योंकि 5 पे स्टॉप नहीं करने पड़ते, अब 6 पे स्टॉप करेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, एक और 36 + 2 और 38 और ऐड करने पड़ेंगे इसमें, तो 38 और ऐड हो जाता है ऐसे। और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 60 हो जाएं, कोई बात नहीं है, फिर n = 1 से शुरू हो जाएंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, कब तक 60 टर्म लिखेंगे। ये बात अलग है कि बोर्ड भर जाएगा या रजिस्टर का कॉपी भर जाएगा, ठीक है। 60 टर्म 600 टर्म कर दें तो कॉपी ही भर देगा, लेकिन कभी तो ख़त्म होगा, कभी तो फिनिश हो जाएंगे, 600 टर्म कंज्यूम हो जाएंगे, सबको लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक दिन खा पी करके आराम से मस्त अब ऐड करने चलेंगे। तो ठीक है भाई, ऐड करते गए यहाँ पे ऐड करते हुए 100 टर्म ऐड किया, रात हो गई, तो चलो कोई बात नहीं है, 100 टर्म में टिक लगाया कि यहाँ तक ऐड कर दिए हैं, आया है हमारा 1 लाख, चाहे कुछ भी आया। अब अगले दिन उठेंगे तो अगले दिन फिर करेंगे, कर तो लेंगे ना, एक दिन, एक हफ्ते का प्रोजेक्ट हो जाएगा, हो तो जाएगा ना। जब नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो तब मुश्किल है, नंबर ऑफ टर्म जब फाइनाइट है तो इजीली कर सकते हैं, चाहे वो नंबर ऑफ टर्म 5 हो, 6 हो, 600 हो या 6000 हो, 6000 भी हो जाएगा तब भी कर लेंगे भाई, कोई बात नहीं है, पूरे मंथ का यही प्रोजेक्ट कर लेंगे, हो तो जाएगा ना, हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? मतलब हम लोग निकाल तो लेंगे, करना क्या होता है, बस n का वैल्यू नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू करते रहते हैं। अगर ये वैल्यू मान लो यहाँ पे +2 नहीं होता, ओनली n² होता, तो ओनली n² होता तो कोई बात नहीं है, फिर हम लोग करते 1² + 2², क्योंकि इस पूरे में 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर आता 3², फिर आता 4², फिर आता 5², इस तरह चलता जाता जब तक हम लोग करते। 6000 है तो 6000 और 6 है तो 6 पे जाके एंड हो जाता, उसके बाद इवेल्युएट कर लेते, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। तो ये तो क्लियर हो गया भाई। चलो अब समेसन का आप सिंबल भी जानते हैं और इसके लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को भी पहचानते हैं, और यहाँ जो आएगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे n = 1, नेक्स्ट इंटीग्रल 2, नेक्स्ट इंटीग्रल, ये इंटीग्रल वैल्यू ही करके इंटीजर वाइज ही आगे बढ़ता रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी अगर ये वैल्यू मान लो 4 कर देते हैं ना, तो 4 से ही स्टार्ट होता, फिर इधर वाला टर्म गायब हो जाता, 4 से स्टार्ट होता, 4 से जहाँ तक जाना है वह जाता। मीन्स दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्लियर है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन के लिए समेशन वाला बात देख लिया, किसी को नोट करना था नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया।
वैसे मैं भेज दूंगा आपको वीडियो ही जब भेज देते हैं तो आप घर पे भी आराम से इसको पॉज लगा करके नोट कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मुझे रिमोट चाहिए होता, मुझे भी स्क्रीनशॉट ले लेने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब आ गया मेन इंटीग्रेशन का मीनिंग वाला पार्ट। तो शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से ही समझ। अच्छा, एक कंक्लूजन का एक पॉइंट लिखे थे ना, कंक्लूजन का भी दूसरा पॉइंट लिखेंगे। लिखो भाई, सेकंड कंक्लूजन। एक तो हुआ कि भाई समेशन है, दूसरा इंटीग्रेशन fx dx, x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x2। इसका एग्जाम्पल यही मेन है आज, यही मेन है जो ये पॉइंट कंक्लूजन है, इसी को समझने में पूरा क्लास लगने हैं आज। तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लो तुमने किया 2x + 3, इसको इंटीग्रेट किया। x का लोअर लिमिट 1 डाला, x का अपर लिमिट मान लो 3 डाला। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके जो आएगा वो हम लोग बता सकते हैं वो क्या होता है। तो वो होता है, देखो ये जो वैल्यू कैलकुलेट करके जो भी आए वो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान देना सारे लोग। y दिखा दिया, एक तरफ x दिखा दिया, और अब देखेंगे हम लोग कि इसका ग्राफ, यही हमारा y = fx है। यहाँ पे यही है y = fx, y एक्सिस, y पे y = fx का अगर ग्राफ ड्रॉ करें, यही है fx। यहाँ पे हमारा ये 2x + 3 हो चुका है, ये 2x + 3 हो चुका है। तो कोई बात नहीं है, 2x + 3 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो 2x + 3 का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा भाई, कुछ इस तरह का ये ग्राफ आएगा। इसका ग्राफ 2x + 3 का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और यही अपना fx है। ध्यान से समझना, ये जिसको इंटीग्रेशन करने जा रहे हो, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो रहा है और इसका लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 3 है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है क्या भाई। तो वो ज़रा समझा जाए। तो ये रिप्रेजेंट करता है एरिया को। कौन सा एरिया, वो ज़रा समझा जाए, कौन सा एरिया। तो देखो x = 1, तो यहाँ है x = 1, यहाँ पे है x = 1 लाइन। अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ x = 1 लाइन, तो ये है हमारा x = 1 लाइन। इसको बोलेंगे x = 1 लाइन। x = 3 है अपर लिमिट, तो x = 3 लाइन ये है। चलो भाई, x = 3 लाइन ये है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा इस एरिया को। कैसे, वो अभी बात की बात, फिलहाल क्या वो समझना है। क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, तो ये रिप्रेजेंट करता है एरिया। कौन सा एरिया भाई, कौन सा एरिया। तो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है कौन सा, वो हम लोग देखते हैं। ये है x = 1 लाइन, ये है x = 3 लाइन। मीन्स ये समझो 1 है, ये समझो 2 है, ये समझो 3 है। तो x = 1 लाइन, x = 3 लाइन, ये 0 है। तो ये वाला एरिया मतलब दिस वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ वैल्यू, तुम मत लिखना अभी, वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन x1 से x2 तक रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द वैल्यू ऑफ नेट एरिया। नेट एरिया, कौन सा नेट एरिया, तो इनक्लोज्ड बाई कौन सा, तो नंबर 1 x = x1 लाइन। इसका मीनिंग समझाएंगे अभी तो बस इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। x = x1 लाइन, दूसरा x = x2 लाइन। आपको अभी 2% ही समझ में आएंगे, अभी तो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, अभी क्लियर होगा ये पूरा।
y इक्वल टू एफ एक्स लाइन ऑब्लिक कर्व एंड फोर्थ एक्स एक्सिस। मतलब कौन सा एरिया ये रिप्रेजेंट करता है भाई, कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करता है, ज़रा ध्यान से सुनना कि भाई y इक्वल टू एफ एक्स, ये है ना y इक्वल टू एफ एक्स, ये था हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे तो यही है y इक्वल टू एफ एक्स यही है। तो ये वाला लाइन हो या कर्व हो जो भी है वो x एक्सिस, ये x एक्सिस इन दोनों के बीच में का एरिया, लेकिन x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x1 लाइन है ये इसके बाद, और x इक्वल टू 3 लाइन है इससे पहले, ये एरिया इनक्लोज। तो एरिया इनक्लोज हो रहा है 4 लाइन या कर्व से। एक तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लो ऐसा होता कि ये लाइन ना हो के कोई और चीज़ होता, ये होता अगर y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये x एक्सिस y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व, x इज इक्वल टू x1 जिस लिमिट से तुम कर रहे हो, मान लो x इज इक्वल टू 1 से कर रहे हो तो x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 5 तक कर रहे हो तो x इज इक्वल टू 5, लाइन ये है और ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को, देखो अगर मैं ये बोलूं यहाँ पे ये हुआ क्या, तो ये हुआ ये कि कोई भी अगर इक्वेशन है y इज समथिंग, y इज इक्वल टू साइन x हो जाए, y इज इक्वल टू कॉस x हो जाए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाए, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही सिंपल रहे, कुछ भी है, मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह का होगा, इस तरह का होता है। तो कुछ भी तो ग्राफ आएगा, कोई भी इक्वेशन लोगे तो कुछ तो ग्राफ आएगा, कुछ ग्राफ आएगा। तो जो भी ग्राफ आएगा ध्यान से समझ लेना, जो भी ग्राफ आएगा उस ग्राफ को प्लॉट कर लो, इसको बोलेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, कर्व हो या लाइन हो, जैसा इक्वेशन रहेगा उस हिसाब से काम होगा। ये जनरल हम लोग बात लिख रहे हैं कि y इज समथिंग, y इक्वल टू एफ एक्स हमारा कुछ तो है ये, तो उसका ग्राफ होगा ना भाई, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अगर क्वाड्रेटिक होगा तो भाई पैराबोलिक ग्राफ होगा, पैराबोलिक ग्राफ ऐसे या ऐसे होता है। तो कोई भी है, अगर आप इक्वेशन लिखते हो तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है भाई। तो ये एक्स एक्सिस के और y इक्वल टू एफ एक्स के बीच का एरिया इनक्लोज करेगा, कौन कौन, y इक्वल टू एफ एक्स लाइन हो या कर्व, और x एक्सिस के बीच का एरिया। लेकिन लेफ्ट से भी एक बाउंड्री चाहिए, किधर से भी बाउंड्री चाहिए, तो इसका बाउंड्री है x इक्वल टू x1 जो लोअर लिमिट है। अब ध्यान देना x इक्वल टू x1, यहाँ पे x इक्वल टू 1 था ये, तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये अगर हमारा x1 कोऑर्डिनेट है तो इस लाइन को बोलेंगे x इक्वल टू x1 लाइन। ये तो सब लोग समझते हैं ना भाई, इसको x इक्वल टू x1 लाइन बोल सकते हैं। अच्छा ये बताओ, इसको हमने x इक्वल टू 3 लाइन बोला, तो ये सब लोग समझते हैं, 9-10 में पढ़ा होगा। x एक्सिस का दूसरा नाम है y इक्वल टू 0 लाइन, x एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, y इक्वल टू 0 लाइन। क्यों? क्योंकि x एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू 0 लाइन, याद आया होगा। y एक्सिस को बोलते हैं x इक्वल टू 0 लाइन, क्यों भाई, क्योंकि इस लाइन पे कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो इसको हम लोग x इक्वल टू 0 लाइन भी बोलते हैं y एक्सिस को, और इसको हम लोग y इक्वल टू 0 लाइन बोलते हैं। अब देखो इस पॉइंट पे, इस वाले लाइन पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ x कोऑर्डिनेट 3 है, ये भी x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट चाहे जो भी हो x कोऑर्डिनेट 3 है, x कोऑर्डिनेट 3 है, x कोऑर्डिनेट 3 है, x कोऑर्डिनेट 3 है, x कोऑर्डिनेट 3 है। इट मीन्स ये टोटल लाइन को हम लोग x इक्वल टू 3 लाइन बोलते हैं, बिकॉज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन का x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है जो कि है x इक्वल टू 3, तो इसको हम लोग बोलते हैं x इक्वल टू 3 लाइन। सिमिलरली इसको बोलते हैं x इज इक्वल टू 1 लाइन, इसको बोलते हैं x इज इक्वल टू 1 लाइन। देखो ये सब मैथमेटिकल टर्म हैं जो कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स ये जानना ज़रूरी है फिज़िक्स को समझने के लिए। दूसरी बात, आप सब लोग अभी थोड़े टाइम के लिए टेम्पररीली माइंड में सेट कर लें, क्या सेट कर लें भाई, कि हम लोग इंटीग्रेशन का जो मीनिंग समझने जा रहे हैं तो उस मीनिंग का कंक्लूजन ओवरऑल माइंड में सेट हो, उसके लिए छोटे छोटे 3-4 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। उन सब को जब हम लोग
एक साथ इसको पहले एक नंबर को पहले एक पॉइंट को समझा, सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस करके समझ लिया, दूसरा इधर फोकस करके, तीसरा इधर, ऐसे करके टुकड़ों में समझोगे पहले, बाद में इसको क्लास के एंड पे जाके कलेक्टिवली आपको इंटीग्रेशन का पूरा मीनिंग और पूरा पिक्चर क्लियर होगा। आप हर बार सोचेंगे कि अच्छा ये इसका इंटीग्रेशन से क्या मतलब, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अरे भाई जो हो रहा है पहले वो समझ लो, ठीक है, उतना समझ लो, क्योंकि ये टुकड़ा है, एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, एक पार्ट है। समेसन को क्या है भाई, तो समेसन अभी समझ लिया। उसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि ये मैथ्स का छोटा मोटा कन्वेंशन है। एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाई वाई इक्वल टू 0 लाइन, वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स इक्वल टू 0 लाइन। सिमिलरली ये एक्स इक्वल टू 1 लाइन है, एक्स इक्वल टू 3 लाइन है। अगर यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट हमारा x1 होता तो इसको एक्स इक्वल टू x1 लाइन बोल देते, इसको हम लोग x इक्वल टू x2 लाइन बोल देते। अगर इस यहाँ पे x कोऑर्डिनेट मान लो 5 है और ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें तो ये x इज इक्वल टू 5 लाइन हो जाएगा। बोलो ठीक है यहाँ तक? ये तो बात समझ गए कम से कम, इधर का बात समझ गए। और इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, कंक्लूजन नंबर 2 पॉइंट है क्या इंटीग्रेशन के बारे में, तो वो ये है कि जब भी किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो x एक्सिस y इक्वल टू एफ एक्स कर, ये x इक्वल टू x1 लाइन और x इज इक्वल टू x2 लाइन, x इक्वल टू x2 लाइन ये वाला है, समझो। x इज इक्वल टू x2 लाइन, जो लोअर लिमिट का लाइन है वो वाला, जो अपर लिमिट वाला लाइन है ये वाला। इसके राइट में लोअर लिमिट वाले का ग्राफ जो हम लोग प्लॉट करेंगे x इक्वल टू x1 लाइन का, उसके राइट में, और अपर लिमिट वाले के लेफ्ट में y इक्वल टू एफ एक्स और x एक्सिस के बीच में जो एरिया इनक्लोज होगा, मान लो इसका एरिया वैल्यू है 10, तो तुम्हें इस इंटीग्रेशन का वैल्यू मिलेगा 10। अगर इसका वैल्यू आता है 5 तो इसका मतलब ये एरिया है 5। अगर इसका वैल्यू आता है 14 तो इसका मतलब ये एरिया है 14। तो मैंने बताया कि इंटीग्रेशन जब इवेलुएट करके कुछ लाते हैं, फिक्स्ड वैल्यू 8, 10, 9, 5 कुछ भी जो भी आता है वो क्या है, तो वो है y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ, इसका प्लॉट कर लो और x एक्सिस के बीच का एरिया, और इधर से बाउंड्री लगाएं तो x इक्वल टू लोअर लिमिट वाला और x इक्वल टू अपर लिमिट वाला के बीच का बाउंडेड एरिया का वैल्यू ही होता है इंटीग्रेशन का वैल्यू। इसलिए बिना कोई कैलकुलेशन का तुम बता सकते हो, मतलब इसका तुम मेंसुरेशन से कैलकुलेशन ना करो, इसको इंटीग्रेट कर लो तो तुम्हें वैल्यू पता लग जाएंगे। चलो अब इसको मैं हजम करवा देता हूँ इस पॉइंट को। देखो इस पॉइंट को कैसे हजम करेंगे, पॉइंट तो समझ गए कि क्या है, मैं इसको ज़रा कैलकुलेट भी कर देता हूँ। चलो भाई इसको हम लोग इवेलुएट करें तो क्या मिलेगा, सबको पता है इतना इंटीग्रेशन का। तो चलो भाई इसको इंटीग्रेट करते हैं। 2x, तो 2x को इंटीग्रेट करोगे भाई और 3 को भी इंटीग्रेट करोगे तो 2x dx, चलो लिमिट आ गया 1 से 3 और प्लस 3 dx इवेलुएट करके हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं भाई x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 3 के लिए। चलो भाई इवेलुएट करके बताओ बच्चों, इवेलुएट करके इसको बताओ कितना आएगा। 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इंटीग्रेशन dx का होता है x, सबको पता है भाई इंटीग्रेशन dx का x होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन dx करोगे तो बताया था कि dx ओनली है तो समझो 1 इंटू dx है, और 1 है तो इसका मतलब x टू द पावर 0 है। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला तुम्हें मालूम ही है कि 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 होता है, डैट इज हमें क्या मिलेगा भाई, तो x मिलेगा। तो इंटीग्रेशन dx का x हो गया, और ये 1 से लेकर 3 तक ये सबको पता है ना। जिसको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इवेलुएट करना नहीं पता हो तो वो तो आज का क्लास में बेकार हो जाएगा, इसलिए पहले ही बार बार वार्निंग दिया है भाई इसका मीनिंग पार्ट आ जाए। तो अब बताओ ये कितना हो गया, 2 तो कैंसिल हो गया भाई, 2 तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या, ओनली एक्स स्क्वायर। लिमिट डालेंगे 1 से लेकर 3 तक, और ये हो गया 3, और यहाँ पे भी लिमिट डालेंगे हम लोग x का, वो भी 1 से 3 तक। तो बताओ ये वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो वैल्यू आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स का वैल्यू 3 रखेंगे, फिर x का वैल्यू 1 रखेंगे, ये मिल गया, डैट इज़ 9 - 1 प्लस 3 इंटू 2, तो ये हो गया 8 और प्लस हो गया 6, तो ये क्या हो गया 14 हो गया भाई। तो 14 वैल्यू आया इस इंटीग्रेशन का।
चलो भाई 14 वैल्यू आया, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये याद रखना 14 वैल्यू आया। आप इसको एक बार नोट कर लो, आप इसको एक बार नोट कर लो, ये कंक्लूजन नंबर 2। इसको आज हजम करेंगे। कुछ टीचर्स बस ये बता देंगे आपको और इसको हजम नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसको हजम कराने में ही 45 मिनट्स लगेंगे। इसी बात को हजम कैसे हुआ, ये तो डायरेक्ट बोल दिया कि ये तो एरिया है भाई, वैल्यू जो आया एरिया है, कैसे, तो उसी में तो टाइम लगता है। कोई बात नहीं, नोट कर लिया जाए। या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो, फिर से बोलना। हाँ x इक्वल टू लोअर लिमिट वाला, x इक्वल टू अपर लिमिट वाला, ये लोअर लिमिट वाला, ये अपर लिमिट वाला है, और इसके राइट में और लोअर लिमिट के लेफ्ट में, और ये वाला जो y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है और x एक्सिस के बीच में जो भी इनक्लोज हुआ है एरिया वही रिप्रेजेंट करता है। अभी थोड़ा सा और डिस्कशन होगा तो और क्लियर हो जाएंगे। ये डबल डायग्राम हो रहा है, एक ही डायग्राम पे हम लोग फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है, तो एक ही डायग्राम पे फोकस किया जाए भाई। इस पे उधर है ही एक डायग्राम y इक्वल टू एफ एक्स, ये हम लोगों ने इवेलुएट कर दिया। ये तो खैर इसी का ग्राफ ही है, तो इसको अलग अलग करना ठीक नहीं है, ये इसी में है। इसको हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया और कैलकुलेट कर दिया। इधर है तुम्हारा नोट का कंक्लूजन पॉइंट एंड दिस वन इज एग्जाम्पल। नोट का पॉइंट यही है बस, इनक्लोज्ड बाई 1 2 3 4, और वो यहाँ दिख रहा है। इधर y एक्सिस दिखा रहे हो, x एक्सिस दिखा रहे हो, और ये y इक्वल टू एफ एक्स है ही है। तो इसके और x एक्सिस के बीच में और x इज इक्वल टू x1 है ये, और x इज इक्वल टू x2 वाला लाइन ये है, x इक्वल टू x2 लाइन। इन चारों से इनक्लोज्ड एरिया, एरिया वैल्यू अगर 10 है तो वो 10 मिलेगा, जो भी वैल्यू है वो मिलेगा। 10 ज़रूरी नहीं है, जो भी एरिया हुआ होगा वो तुम्हें इंटीग्रेशन का वैल्यू मिलेगा। ये तो एग्जांपल ऐसे ही बता दिया। 10 आएगा कि 20 आएगा कि 50 आएगा कि 90 आएगा, वो तो जब आप निकालोगे तो पता लगेगा। चलो ये क्लियर है यहाँ तक, नोट कर लिए, कम से कम मेन पॉइंट नोट कर लेना है। ये तो एग्जांपल था, एग्जांपल आप नोट कर लो तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इधर इवेलुएट कर दिया हम लोगों ने। अब मैं ये दिखाता हूँ इस पॉइंट को कि ये कितना वैलिड है कि नहीं है। देखो ये वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपने लिख लिया, ये एग्जांपल था, एग्जांपल मैं प्रूव कर रहा हूँ। देखो कैसे, तो देखो भाई इधर का हमने डिलीट कर दिया। अब ज़रा मैं इसका चाहता हूँ कि ये वेरीफाइड हो जाए आपके 9th-10th के नॉलेज के बेसिस पे। कैसे वेरीफाइड होगा, तो देखो भाई कैसे वेरीफाइड होगा। तो मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। मान लो इसी का एरिया निकालने का, ये तो हम लोगों ने एरिया निकाल लिया, ये इनक्लोज्ड एरिया हमें आया, यही इनक्लोज्ड एरिया, दिस एरिया। मैंने बोला कि ये जो था वो एरिया निकला है, तो कितना एरिया निकला है वो देखो, देखो कितना एरिया निकला, 14 निकला। अब मैं चाहता हूँ कि इसको एरिया निकालूँ, तो देखो भाई यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसका डिस्कशन कर लिया जाए कि कैसे ये, यहाँ पे देखो इस वाले शेडेड एरिया को निकालना, शेडेड एरिया निकालना चाहते हैं, तो ये x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट है, ये x इक्वल टू 3 वाला कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब ये वाला कितना हुआ ओवरऑल विड्थ, क्योंकि हमने इसको रेक्टेंगल बना देंगे और एक ट्रायंगल बना देंगे। इसका एरिया ही तो चाहिए था हमें, तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ये वाला रेक्टेंगल का एरिया अगर निकाल के सम कर दिया जाए तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई कि इस वाले रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्रायंगल का एरिया अगर ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा। तो देखो भाई इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालें, अब ये भी ज़रा समझो कैसे निकालोगे। तो देखो भाई इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए
ये वाला 1 था, ये वाला 3 था, तो इसका मतलब ये विड्थ जो है वो कितना है भाई, तो 3 - 1 2 है ना ये विड्थ। ये x = 3 है, ये x = 1 है, तो ये वाला विड्थ कितना हुआ, x = 2 हुआ कि नहीं, ये 2 हुआ ना विड्थ, ये विड्थ 2 है। अच्छा अब ये वाला बताओ कि ये कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू है भाई x = 1 पे जो y का वैल्यू है वही तो होगा। कुछ लोगों को परेशानी हो रहा हो तो मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम दिखाता हूँ। देखो भाई x = 1, x = 2, x = 3, x = 4, x = 0, ऐसे ये है, ठीक है। x = 1 लाइन दिखाया तो ये वाला लाइन है, x = 1 लाइन। x = 3 लाइन दिखाया तो ये वाला लाइन है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये वाला ग्राफ दिखाऊं भाई, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो ग्राफ में कौन कितना है वैल्यू वो निकालने के लिए एक तरफ x एक तरफ y रखेंगे। x का वैल्यू जब 1 रखा तो हमें y कितना मिलेगा, तो x का वैल्यू जब 1 रखोगे तो y कितना मिलेगा, y = क्या है भाई, तो y = है fx, और जो कि कितना वैल्यू दिया हुआ है 2x + 3। कितना वैल्यू दिया हुआ था y = fx का, कितना वैल्यू दिया था भाई निखिल, कितना वैल्यू दिया था, y = fx क्या दिया हुआ है 2x + 3। जितेश क्लियर है, ठीक है। तो 2x + 3 है जब, तो तुम बताओ कि x = 1 जब है, x = 1 जब है, तो उस कंडीशन में x = 1 वाले के टाइम यहाँ पे तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, ये वाला वैल्यू कितना है, ये जानना चाहते हैं, बताओ कितना होगा। तो x = 1 रख लो ना भाई, x = 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 × 1 + 3, 2 × 1 + 3 मीन्स कितना, 2 + 3 5, तो यहाँ हुआ 5। x = 2 पे कितना, तो x = 2 जब रखेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। x = 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x = 3 रखेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और +3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी वो तो प्लॉट करते हो, एक तरफ x है एक तरफ y है, तो ठीक है। 1 पे ये y कोऑर्डिनेट 5 है, तो 1 पे ये y कोऑर्डिनेट 5 है, इसका मतलब ये वाला हाइट यही 5 है, बोलो है कि नहीं, यही वाला हाइट ना है 5। कोई तो बोले पहलवान, हिमांशी बोलो भाई, नहीं समझ में आया, किसी को डाउट है जो पूछ लो भाई, पहले यही पहले क्लियर करूँ मैं, अभी तक में डाउट बताओ पहले। समझ नहीं आ रहा। कौन वाला 5 ये यस सर। अरे भाई ये तो ग्राफ जो प्लॉट करते हो, जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 रखोगे ना x कोऑर्डिनेट्स, तो वही x कोऑर्डिनेट रखा है, ये तो x कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स हैं। देखो ये वाला है मेन y एक्सिस और ये वाला है x एक्सिस, एक y एक्सिस है एक x एक्सिस है, तो x = 0, x = 1, ये 1 है, x = 2, x = 3, x = 4, 5 6 7 ऐसे जाता जाएगा। इधर भी होगा भाई, 1 है तो 2 है तो 3 है तो 4 है तो ये 5 है, ये वाला 5 है, 6 है 7 है 8 है, ऐसे चलता रहेगा। इधर भी है इधर भी है। अब हमने क्या किया, अब तो क्लियर है। यस सर। हाँ, x = 1 जब रखा, तो जब x = 1 रखा तो देखा 5 हुआ भाई, x = 2 रखा तो देखा कि 2 × 2 4 + 3 7 हुआ, और x = 3 रखा तो 9 हुआ। अब इसको प्लॉट करेंगे ना, तो देखो x = 1 पे ये 5 वैल्यू है तो यहाँ है ये वैल्यू, और x = 2 पे 7 वैल्यू, x = 2 पे अगर देखें तो ये 7 वैल्यू है, ये वाला वैल्यू जो है ना वो 7 है यहाँ है, और x = 3 पे ये 9, तो x = 3 पे जब देखोगे तो ये यहाँ पे है वो 9 है, ऐसा होगा। ऐसे थोड़ा सा जो ग्राफ है, ग्राफ ऐसे समझो, तो यहाँ पे जो है ये समझो 9 है,
यहाँ 8 था तो समझो ये 9 है। तो इस तरह से हम लोगों को ये मिल गया y इक्वल टू एफ एक्स, ये है ग्राफ। ठीक है, ये तो हो गया y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ। अब देखो मैं चाहता हूँ कि एरिया निकाले। मेंसुरेशन तो पता है हम लोगों को, ट्रायंगल का एरिया या रेक्टेंगल का एरिया तो निकालना पता ही है, फॉर्मूला पता है। तो मैं 9/10 के बेसिस पे निकालना चाहता हूँ। तो देखो भाई ये वाला आया था 5, ये वाला 5 आया था, तो तुमने लोकेट कर दिया कि चलो भाई ये तो है 5। अब ये बता दो कि 3 पे कितना आया था, ये 3 पे ये कितना आया था y कोऑर्डिनेट, तो 3 पे आया था 9। इसका मतलब ये पूरा कितना है, तो ये 9 है। बोलो क्लियर है? ये पूरा कितना हुआ, तो 9 हुआ। तो 9 में ये 5 है, तो ये वाला भी तो 5 है, ये वाला 5 वाला है 5, ये पूरा 9 है, ये वाला है 5। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो बच गया वो वाला है कितना भाई, तो ये वाला कितना है जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। पूरे 9 में से ये 5 निकाल दिया जाए तो ये बच गया कितना, 4। तो ये वाला भाई ग्रीन वाला जो दिखा रहे हैं ये इतना 4 है। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब मैं दिखा रहा हूँ कि ये इसका एरिया कितना है, ये कैलकुलेट किया जाए। तो ठीक है भाई, अब एरिया हम लोग चलो कैलकुलेट करते हैं। तो बताओ ये एरिया कौन सा एरिया, ये शेडेड एरिया, ये वाला शेडेड एरिया जो हम लोग यहाँ से 1 से लेकर 3 तक का शेडेड एरिया ये हम लोग निकालना चाहते थे, ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया निकालना चाह रहे हैं। तो दिस एरिया विल बी इक्वल टू, अगर नेमिंग कर दें तो ये A है, ये B है। दिख रहा है सबको या छोटा पड़ रहा है? मैं निकाल देता हूँ, अब तो दिख रहा है, बड़ा कर दिया थोड़ा। यस सर। ठीक है, तो अब देखो मैं एरिया निकालना चाह रहा हूँ। तो ये वाला पूरे का एरिया निकाल रहे थे, ये 5 था, तो मैं लिखूँगा, नेमिंग कर रहा हूँ, ये A है, ये B है, ये मान लो C है, ये मान लो D है, और ये मान लो E है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया जो शेडेड एरिया जो हमें टारगेट है शेडेड एरिया निकालना, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ कौन सा, तो एरिया ऑफ ACDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC। ऐसा बोल सकते हैं, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया, और प्लस ये ट्रायंगल का एरिया, यही तो होगा शेडेड एरिया। मतलब x इज इक्वल टू 1 वाला जो हमें चाहिए था, x इज इक्वल टू 1 वाला लाइन, x इक्वल टू 3 वाला लाइन, ये x इक्वल टू 3 वाला लाइन है, ये y इक्वल टू एफ एक्स लाइन है, और ये x एक्सिस है। तो निकालते हैं, चलो भाई एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल का क्या होगा, तो इसका विड्थ कितना है, देखो ये विड्थ कितना है, x इक्वल टू 3 है, ये x इक्वल टू 1 है, तो ये वाला कितना हुआ, 2 हुआ। ये कोऑर्डिनेट x को कोऑर्डिनेट 1, x कोऑर्डिनेट 2, x कोऑर्डिनेट 3 ऐसे है, लेकिन ये विड्थ कितना हुआ इस शेडेड एरिया का, 2 हुआ ना भाई। ये पूरा 3 था, पूरे 3 में से ये 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा। तो ये हो गया 2। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, विड्थ इनटू हाइट। चलो विड्थ इनटू हाइट ये वाला निकालें, तो ये 2 और हाइट है 5, 2 इंटू 5 प्लस, अब एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, तो बेस ये वाला है भाई, ये बेस कितना है, तो ये बेस है 2 है, यही वाला बेस, तो ये 2 है, मल्टीप्लाइड बाई कितना, तो ये हाइट कितना था, ये 4 है। हाइट कितना है, ये 4 है, तो हाइट 4 लिखेंगे। अब बताओ कैलकुलेट करके कितना आया, तो ये 10 आया, प्लस ये कितना है, 2 कैंसिल हो गया, और ये आया 4। कितना आया वैल्यू भाई, 14 आया। बताओ पहले भी तो 14 आया था। शेडेड एरिया जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन से निकाला था तो वो भी 14 आया था। अब जरा देखो, उधर भी 14, और इधर हम लोगों ने मेंसुरेशन से एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल किया, तब भी ये एरिया, ये तब भी हमारा कितना आया, 14 ही आया। तो दोनों तरह से सॉल्व करने पे आंसर सेम ही आएंगे। इसका मतलब कि जो कंक्लूजन पॉइंट हम लोगों ने लिखा था वो तो करेक्ट है कि ये भाई क्या बताता है, तो y इक्वल टू एफ एक्स लाइन हो या कर्व, और x एक्सिस, और x इक्वल टू x1 और x इक्वल टू x2, इनके बीच का इनक्लोज एरिया बताता है। हम लोगों ने इंटीग्रेशन से निकाला, इंटीग्रेट किया तो देखा कि 14 आया इसका आंसर। इसका आंसर 14 आया, तो मैंने बोला भाई कि ये शेडेड एरिया देता है इंटीग्रेशन, तो देखा तुमने इंटीग्रेशन दे दिया ना, ये 14, और ये भी दे दिया 14 मेंसुरेशन जब ट्रायंगल और रेक्टेंगल एरिया निकाला। तो ये पॉइंट तो क्लियर हुआ। सर हमको पता है
बाकी इंटीग्रेशन से कैसे निकलेगा, तो ग्राफिकल क्यों निकालना? देखो, अब तक 9th-10th में पढ़ा तुमने कि भाई रेक्टेंगल ट्रायंगल से एरिया निकलता है, निकाल लेते हैं, निकाल लिया। ये इंटीग्रेशन समझो एक सेकंड मेथड हो गया इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन कई सारे सिचुएशन ऐसे मिलेंगे जिसमें तुम्हारा रेक्टेंगल ट्रायंगल का एरिया फेल हो जाएगा, ये मेथड ही अप्लाई नहीं हो पाएगा और तुम्हारा इंटीग्रेशन उस समय भी काम करेगा। तो इंटीग्रेशन ज़्यादा ब्रॉड है, ये हमारा सब तरह के एरिया कैलकुलेट कर देता है। जब 12th में पढ़ोगे मैथ तो एरिया अंडर कर्व एक चैप्टर बनेगा, यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, कर्व के अंडर में कैसे हम लोग एरिया निकालते हैं। तो ये एरिया निकालने में दूसरे सिचुएशन अभी मैं बताऊंगा जिसमें ये वाला तो काम कर जाएगा, वो नहीं काम करेगा। अरे वो तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में तुमने स्प्लिट कर दिया तब ना निकाल दिया एरिया। अब मान लो मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ अभी, तो तुम्हें पता लगेगा कि इंटीग्रेशन का कितना इम्पोर्टेंस है। चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक है। नोट तो कर ही लिया होगा या स्क्रीनशॉट लिया होगा, नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं, मैं इसकी वीडियो तो बना ही रहा हूँ तो मैं भेज ही दूँगा, आप उसका नोट आराम से बना लोगे। अभी समझने का पॉइंट रखें हम लोग। अब मान लो अगर आ जाए y = x², जिसका ग्राफ ऐसा होता है कर्व, और बोला जाए कि चलो भाई x = 1 से लेकर के x = 5 तक हमें ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, जबकि इसका ग्राफ था ऐसा। ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कैसा है भाई, तो ये तो कर्व है। तो ये कर्व है तो इसके लिए हम लोग ये शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे भाई, तो हमारे पास ये मेंसुरेशन टूल नहीं होगा यहाँ पे ट्रायंगल और रेक्टेंगल में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में ये एरिया तुम्हें चाहिए, तो ये एरिया सिंपल है कि ये क्या हुआ भाई, तो y = x² था, ये इसका ग्राफ है। ये अगर y = x² का ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसा ही आएगा। जब x 0 होगा तो ये 0 होगा, y भी 0 होगा, x 0 तो y भी 0, x = 1 होगा तो y = 1 होगा, 1² 2 होगा तो 4 हो जाएगा। तो इसका ये ग्राफ है और इस एरिया को चाहिए तुम्हें, ये पूरा एरिया चाहिए शेडेड एरिया। तो इसके लिए कोई मेंसुरेशन ट्रायंगल रेक्टेंगल काम नहीं करेगा। आपको काम क्या करेगा, तो वही y = fx को इंटीग्रेट करो, जिस लिमिट से चाहिए उस लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेट करो। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, x² को इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक भाई, तो हमें तो चाहिए था 1 से लेकर के कहाँ तक, 5 तक चाहिए था, तो 1 से लेकर 5 तक चाहिए, तो ये करेंगे और ये हो जाएगा कितना इंटीग्रेट करके, x³ 3, और ये 1 से लेकर के 5 तक डालना था तो 1 से लेकर के 5 तक इंटीग्रेट कर देंगे। ये 5³ 3 दैट इज 125/3 -1/3, ये जो वैल्यू आएगा मीन्स 124/3 ये वैल्यू हो जाएगा इसका एरिया। तो देखो, अगर सिंपल स्ट्रेट लाइन वाला कर्व है y = fx, अगर स्ट्रेट लाइन का है तो तुम्हारे पास दो टूल है, चाहे इंटीग्रेशन से निकालो या तुम ट्रायंगल रेक्टेंगल में डिवाइड करके निकाल लो, दोनों तुम्हारे पास है मेथड अवेलेबल। बट जब कर्व होगा तो उसको रेक्टेंगल और ट्रायंगल से नहीं निकाल पाओगे, तो क्या मिलेगा भाई, तो उस कंडीशन में एरिया ही काम करेगा, इंटीग्रेशन ही काम करेगा, एरिया निकालने में इंटीग्रेशन ही काम करेगा, आपका मेंसुरेशन वाला काम नहीं करेगा। वो तो भाई ऐसा हमने स्ट्रेट लाइन वाला लिया था तो दोनों काम कर दिया और वो निकल गया। तो एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के लिया था कि ताकि आप उसका अल्टरनेट मेथड से भी देखो कि जो एरिया निकलता है वही इंटीग्रेशन भी देता है। बोलो, डाउट क्लियर हुआ? बोलो भाई, डाउट पूछने वाले क्लियर हुआ? यस सर। सर हम तो समेशन निकालते हैं ना, तो फिर एरिया क्यों? क्या पूछ रहे हो? समेशन तो अलग पॉइंट था, ये कंक्लूजन का पॉइंट लिख रहा हूँ। समेशन निकालते हैं, एरिया क्यों? अरे समेशन करने से एरिया मिल गया, इसका आंसर तुम्हें अभी मिलेगा थोड़ी देर के बाद, अभी पेशेंस रखोगे तो मिल जाएगा। ये एरिया निकला कैसे वो अब बताएंगे। हाउ वाला बोला था ना स्टार्टिंग में, नहीं बोला था हाउ, अभी तो कंक्लूजन नंबर 1 लिखा, तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन। चलो भाई मान गया, समेशन होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को ऐड करने के लिए। कैसे, वो तो बाद की बात। फिर हमने देखा कंक्लूजन नंबर 2 कि एरिया इनक्लोज कौन सा, y = fx, x एक्सिस, x = x1, x = x2, ये 4 कर्व से जो बनता है, इनक्लोज होता है एरिया, वो एरिया का वैल्यू ही इंटीग्रेशन का वैल्यू है।
और उसका एग्जाम्पल हमने बता दिया। ठीक है, 2 पॉइंट हजम हुए। हाउ वाला बात पे आएगा तो तुम्हारे हाउ का जवाब मिल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। हाउ वाला जवाब अभी मिल जाएगा, उसके लिए पेशेंस रखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो अब हम लोग, आप बोलेंगे समेशन है तो एरिया कैसे निकल गया? हाँ भाई, इसी का जवाब आएगा अभी। चाहो तो अपना ये टॉपिक भी लिख सकते हो, हाउ समेशन इज फाइंडिंग एरिया। ये चाहो तो ऐसा क्वेश्चन भी लिख सकते हो, हाउ समेशन दैट इज इंटीग्रेशन, ऐसा लिखें, हाउ इंटीग्रेशन इज फाइंडिंग एरिया। एरिया को कैसे फाइंड कर रहा है भाई? वो देखो, मतलब मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो बोल दिया हमने कि भाई ये तो इंटीग्रेशन तो एरिया रिप्रेजेंट करता है, बट कैसे, तो वो ज़रा समझा जाए। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, टॉपिक तो सबने दे दिया, कैसे एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि स्पेस हमें पूरा चाहिए भाई, पूरा बोर्ड का स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। हाउ इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट एरिया। अरे इंटीग्रेशन मतलब समेशन सुना है, चलो ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब समेशन, सम कर रहे हैं, ऐड करते हैं, लेकिन वो एरिया कैसे निकल गया, उसका जवाब पता लग जाएगा। मान लो ये है अपना कर्व, हमने एक लिया आर्बिट्ररी कर्व, कोई एक फिक्स्ड एग्जांपल नहीं, आर्बिट्ररी कोई कर्व ले लिया, मान लो इस तरह से है कोई कर्व। चलो भाई ये कर्व है, हमें निकालने हैं क्या, तो हमें निकालने हैं ये x = x1 है और ये x = x2 है। सीधा नहीं हुआ, ये मान लो x = x2, ये था x = x1 और ये x एक्सिस y एक्सिस है। हमें x एक्सिस y = fx लाइन और कर्व जो भी रहेगा उसके हिसाब से, तो y = fx कर्व हमने ड्रॉ कर दिया और x एक्सिस ड्रॉ कर दिया, x = x1 लाइन हो गया, ये x = x2 लाइन हो गया। हमें चाहिए कौन सा एरिया भाई, तो ये वाला एरिया चाहिए, हमें ये एरिया निकालने हैं, पर्पस ये एरिया निकालने हैं। ठीक है, चलो एरिया निकालने हैं, कैसे निकालें, तो ये हो गया x = x2 लाइन, ये सब मैं बता चुका हूँ, इसलिए आप ये समझ रहे हैं। वी नीड दिस एरिया, डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ, ये एरिया हमें चाहिए। कैसे निकलेगा भाई ये एरिया, और ये है y = fx कर्व, जैसा रहेगा लाइन रहेगा तो लाइन, कर्व रहेगा तो कर्व, और ये हो गया। ठीक है, इधर x एक्सिस हो गया, x एक्सिस मतलब y = 0 लाइन हो गया, y = 0 लाइन, ये एरिया चाहिए। अब बताओ कैसे एरिया निकालोगे, क्या ट्रायंगल रेक्टेंगल का एरिया ऐड करके काम होगा? बोलो भाई निखिल, क्या एरिया करके हम लोग निकाल पाएंगे? रेक्टेंगल ट्रायंगल तो नहीं बन पाएगा, ये तो कर्व है। y = sin x का कर्व देखोगे तो ऐसा आएगा, तो ये भी कर्व है, हमें चाहिए एरिया, हमें ये वाला एरिया चाहिए। y = sin x का मान लो ऐसे है, ये वाला एरिया चाहिए, अब कैसे निकालेंगे? तो एक एग्जांपल बस बताया अभी, इस पे ध्यान दें। अभी हम लोग y एक्सिस, इधर x एक्सिस, ये एरिया चाहिए, कैसे निकालेंगे? तो भाई फेल हो गया तुम्हारा मेंसुरेशन वाला काम नहीं हो पाएगा। तो कैसे निकालेंगे, कैसे? तो देखो, इसको निकालने के लिए एक तरीका ढूंढा गया। हम लोग क्या करें, इसको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दें, स्ट्रिप्स में ले लें। स्ट्रिप्स में कैसे समझो, ये इस तरह से इसको मान लो हमने ऐसे, एक स्ट्रिप ये बनाया, एक स्ट्रिप ये बनाया, एक स्ट्रिप समझो ये बनाया, या और ज़्यादा बना देते हैं। ये बनाया। कभी कभी देखते होगे कि स्कूल का गेट होता है, ये पिलर है, इधर पिलर ऐसे ही बोल रहा हूँ, और स्कूल का गेट या किसी सोसाइटी का गेट या किसी के बिल्डिंग का गेट ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब ये गेट बनाने के लिए आयरन का सीट यूज होता है, तो सीट ऐसा थोड़ी मिल रहा है,
तुम्हें तो ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स बने होते हैं, वो ऐसे स्ट्रिप्स बने हुए हैं और ये इस तरह से। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये अगर इस तरह का हमें एरिया निकालना हो तो मैं अगर इस तरह के स्ट्रिप्स बना दूं, इमेजिन करो, और इन रेक्टेंगुलर टाइप का जो दिख रहा है, रेक्टेंगुलर टाइप आप बोलेंगे अभी तो दिख नहीं रहा है रेक्टेंगुलर, देखो अभी दिखाता हूँ मैं रेक्टेंगुलर टाइप कैसे। ये वाला फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, ये इसी तरह से ये फिफ्थ वाला। हमने क्या किया कि इन एरियाज़ को निकालने, मान लो रेक्टेंगल हमने क्या किया, समझो कि रजिस्टर जैसा रेक्टेंगुलर सीट में मान लो स्लैब्स मिलते हैं तो वो स्लैब रखा, फिर थोड़ा ज़्यादा हाइट का स्लैब, थोड़ा और ज़्यादा हाइट का स्लैब, और ज़्यादा हाइट का स्लैब, ऐसे रखते गए और इन स्लैब्स का एरिया निकाल लें। इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लें, फिर इसका एरिया निकाल लें, फिर इसका भी एरिया निकाल लें। रेक्टेंगल है भाई तो हाइट इंटू विड्थ कर सकते हैं, फिर इसका भी एरिया निकाल लें। तो अगर इस तरह से हमने सबके एरिया निकाल लिए और ऐड कर दें तो हमारा अप्रॉक्सीमेट एरिया निकल जाएगा। देखो भाई सारे लोग ज़रा ध्यान देंगे, अभी ये मत सोचना, मैंने बोला ना कि ये एक बार में कंक्लूज़न सीधा नहीं आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए क्लास लग जाता है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम इसको 1 2 3 4 5 स्टेप्स में तुमने डिवाइड कर दिए। ये जो एरिया निकालना था, रिक्वायर्ड एरिया जो हमें निकालना था, ध्यान देना, वो सपोज करो कि रिक्वायर्ड एरिया टू बी मेजर्ड ये था A इज इक्वल टू 17.3291564832, ये था। मान लो इसका एरिया जो हमें निकालना था ना वो ये एरिया था। इतना एक्यूरेसी में जानना चाहते हैं, ये एरिया जो निकालना था, ये जो कर्व था और एक्स एक्सिस और ये दोनों x इक्वल टू x1 x2 के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड है वो ये है। ये हमारा निकालना पर्पस है, एरिया निकालना चाहते तो ये निकालना पर्पस है, इसीलिए तो रेक्टेंगल ट्रायंगल से काम नहीं बनेगा। तो ये एरिया निकालना पर्पस है, ध्यान से सुनते जाना और तुरंत अभी मत सोचना कि अभी कंक्लूजन क्यों नहीं आ रहा है, कंक्लूजन आधे घंटे बाद आएगा। तो देखो भाई, तो हमने क्या किया कि जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना था ये वाला इतना एक्यूरेसी में, हमने क्या किया उसको स्लैब्स समझो डिफरेंट हाइट के लगा दिए और ये इस तरह से कर लिया। और मैं अगर बोलूं कि इन सारे स्लैब्स का सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल अगर मैं कर दूं, सारे रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल के और सम कर दें, 5 ही तो है ना, 5 हैं। देखो यहाँ x1 है, ये x1 है, ये x2 है और बीच में हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, समझो एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे है। तो ये एक का थिकनेस मान लो डेल्टा x, ये जो थिकनेस है इसका भी वैल्यू है डेल्टा x। डेल्टा x मतलब x में चेंज भाई, तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट ये है, इससे इस यहाँ पे पहुँचोगे तो कुछ तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, सपोज करो डेल्टा x है, मतलब डेल्टा x का जो वैल्यू है तुम्हारा वो पूरा x2 माइनस x1, इसका 5 डिवीजन हुआ है तो डिवाइडेड बाई 5 है, क्योंकि 5 स्ट्रिप्स हमने बनाए हैं, 5 स्ट्रिप्स बनाए हैं तो पूरे विड्थ को अगर 5 से डिवाइड कर दें तो एक का मिल जाएगा हमें डेल्टा x, ये है विड्थ। मीन्स एवरी स्ट्रिप इज ऑफ कितना, डेल्टा x थिकनेस का है। मीन्स रेक्टेंगल का जो थिकनेस है वो कितना है, डेल्टा x है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ, ध्यान देना, अप्रॉक्सीमेट एरिया, अगर मैं ये बोलूँ कि अप्रॉक्सीमेटली जो एरिया है वो सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल, जो यहाँ पे 5 हैं तो 5 रेक्टेंगल का सम कर दें। अगर मैं ये 5 रेक्टेंगल के एरिया का सम कर दूं तो आप सोचेंगे कि इसमें से ये वाला एरिया तो छूट गया, ये वाला एरिया तो काउंट ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने तो रेक्टेंगल का एरिया ले लिया। रेक्टेंगल का एरिया मान लो आया 5, इसका आया 6, इसका एरिया 7, इसका 8 आया, इसका 10 आया मान लो, तो हमने तो वही सबको सम कर देने हैं।
सारे रेक्टेंगल के एरिया को सम कर देंगे तो क्या हमें ये एरिया मिल जाएगा? नहीं मिलेगा भाई। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये एरिया छूट गया, ये ट्रायंगुलर टाइप का एरिया छूट गया, ये वाला ट्रायंगुलर टाइप का छूट गया, ये वाला भी ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर टाइप छूट गया। तो ये सब तो लेफ्ट हो गया ना, एरिया रह गए, ये लेफ्ट एरिया हो गया। तो इसलिए तुम अगर ये करोगे तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेट एरिया, आपको मिलेंगे अप्रॉक्सीमेट एरिया। कोई बात नहीं है, अभी के लिए सारे लोग इतने पे एडजस्टमेंट करेंगे कि हम लोग अप्रॉक्सीमेट एरिया निकाल लें। अप्रॉक्सीमेट एरिया अभी 10-15 मिनट में निकालोगे और नेक्स्ट 10-15 मिनट जब डिस्कस होगा तो एक्यूरेट एरिया भी निकाल लेंगे। तो चलो अप्रॉक्सीमेट एरिया निकालते हैं। एक और चीज़ छोटा सा आप समझ लें, अप्रॉक्सीमेट एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये बताओ कि इस हाइट को मैं क्या बोलूँ, इस वाला हाइट को क्या बोलें, ये वाला हाइट, इस वाले हाइट को मैं क्या बोलूँ? अब देखो ये तो y = fx है, अगर ये होता y = 2x + 5 ऐसा कुछ होता तो मैं x का वैल्यू x1 रख देता और मिल जाता हमें। x का वैल्यू जैसे 1 रखा था तो मिल गया था भाई, 7 हो जाएगा वैल्यू। लेकिन यहाँ ये x1 है तो इसको क्या बोलूँ, इस हाइट को क्या बोलूँ? ध्यान देना, y = fx का मतलब समझते हो? y = fx का मतलब सब लोग समझते हैं? चलो y = fx = 2x + 5 है। y एज ए फंक्शन ऑफ x मतलब एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x, जो कि है यहाँ पे 2x + 5। बहुत अच्छी। तो आप ये बताओ, आपने पढ़ा होगा शायद पहले भी, कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि चलो भाई y = fx ये है, तुम्हें बताना है f1, तो बताओ f1 कितना होगा? ये पढ़ा है, y = fx, fx है 2x + 5, तो f1 कितना? f1 का मतलब हो गया जहाँ x है वहाँ 1 रख रहे हैं, तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 5, तो आप बोलोगे 7 है। सिमिलरली बताओ f2 कितना होगा? f2 कितना होगा? इसका मतलब 2 × 2 + 5, तो 4 + 5 दैट इज़ 9। बिल्कुल ठीक बोला। अगर मैं बोलूँ कि f ∆x कितना होगा, तो f ∆x का मतलब है जहाँ जहाँ x था वहाँ ∆x रखो, तो वो क्या मिल जाएगा? तो 2 ∆x + 5। क्या मिल जाएगा? 2 ∆x + 5। जहाँ x था वहाँ पे ∆x रखेंगे। अच्छा ये बताओ fh क्या होगा? fh क्या होगा? 2h + 5। भाई जब fx दिया हुआ है तुम्हारा ये है, fx ये है, तो जहाँ x कुछ और रखते हो तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कुछ और रख दो भाई। h रख रहे हो तो तुम जहाँ जहाँ x है वहाँ h रख रहे हो, तो यहाँ भी भाई h रखो तो 2h + 5 हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख रहे हो तो भाई जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, मिल जाएगा 7। चलो अगर मैं बोलूँ f राम कितना होगा? 2 × राम + 5, ठीक है। f कुछ भी लिख दो, f मान लो x0 लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? 2 × x0 + 5। तो ये मीनिंग तो समझ गए ना क्या हुआ? ये f1 f2, अगर कोई बोले कि अच्छा f1 + ∆x बोलो तो क्या हो जाएगा? f1 + ∆x क्या हो जाएगा? जिससे पूछेंगे वो बताएगा भाई। हाँ बोलो भाई, निखिल तू बोलो, निखिल बोलो। f1 + ∆x क्या हो जाएगा? f1 + ∆x क्या हो जाएगा? हाँ तो वह क्या लिखेंगे? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लिखेंगे 1 + ∆x। यही तो काम कर रहे हैं, बाकी तो इसको सॉल्व करते रहेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ये समझ गए। ये अगर समझते हो तो मैं अगर लिखूं इसको जो निकालना था ये, तो क्योंकि ये fx है, y = fx है, ये 2x + 5 तो नहीं दिया हुआ है, y = fx है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। देखो ये वाला वैल्यू जो है वो होगा fx1।
ये x1 है तो ये वाला हाइट fx1 है। क्यों? तो y तो भाई fx है। अब ये जो भी होता होगा, जब हमारा x कोऑर्डिनेट x1 है तो इसका हाइट यानी y कितना होगा, तो x के बदले में x1 रख दो। अगर ये y इक्वल टू fx 2x + 5 होता तो यहाँ पे देखो fx1 होता 2x1 + 5, तो यही हाइट बन जाता अपना। इसका कोऑर्डिनेट मैं लिखना चाहता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है x1, y कोऑर्डिनेट कितना लिखूँ, तो y कोऑर्डिनेट लिखूँगा fx1। ये हजम हुआ पहले? बोलो भाई, ये पता लगा कि ये वाला जो है वैल्यू ये x1 है तो y कितना होगा, तो y होगा fx1। सारे लोग सोच लो भाई, तुमने ये क्या निकाला, जब x1 होगा तो y इक्वल टू f1, जब x2 होगा तो y कितना होगा, तो वो f2 होगा भाई। अब f2 का वैल्यू कितना आएगा, 9 आएगा, तो 9 समझेंगे। मान लो y इक्वल टू x + 2 है, मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ, ये है 2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखूँ, यही हमारा fx है, तो कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे भाई, x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे भाई, तो y कोऑर्डिनेट लिखेंगे जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 4 है, ऐसा लिख सकते हैं। जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना होगा भाई, तो x का वैल्यू 2 रख करके देख लो, 4 है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट तो 2 है और y कोऑर्डिनेट क्या है भाई, तो f2 है। क्योंकि f2 का मतलब क्या हुआ, fx जब हमारा ये है तो f2 का मतलब हो गया कि x के बदले में 2 रखो भाई, तो मिल जाएगा 4। तो ये दोनों लिख सकते हैं, इसको बोलो लिख सकते हैं। अगर 2 है x कोऑर्डिनेट तो y कोऑर्डिनेट इज f2, मीन्स वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 2। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा तभी ये आगे बात बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी भाई। यही वाला बात पहले ये क्लियर करो कि इसका कोऑर्डिनेट हमने 2 है x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट इज़ f2। ये अगर x1 है और ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है तो ये वाला का y कोऑर्डिनेट मैं बोलूँगा, ये x1 है x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट fx1 है। और ये अगर x2 है तो इस वाले पॉइंट का मैं लिखना चाहूँगा कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट विल बी x2 और y कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, fx2। क्यों? y इक्वल टू fx, जब x का वैल्यू x2 रख दोगे, जब x का वैल्यू x2 रख दोगे तो जो वैल्यू आएगा वही तो हमारा y होगा। बोलो ये क्लियर हुआ? यही मेन चीज़ है, यही लोग बताना मुश्किल होता है इसलिए टीचर छोड़ देते हैं। छोड़ो भाई, एरिया याद रखना बस। हमेशा क्लियर हुआ? ये खाली लिखना क्लियर हुआ कि 2 है। आप ये मत सोचना कि क्या हो रहा है, अभी बस इतना ही सोचो कि x कोऑर्डिनेट अगर हमें नोन है तो क्या y कोऑर्डिनेट नोन नहीं है, बस x1 है तो fx1, x2 है तो fx2, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। ऐसा मैं लिख क्यों रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये अननोन है ना, ये तो अननोन है, ये थोड़ी ना दिया हुआ है कि 2x + 5 है, ये तो एग्जाम्पल हो जाएगा ना, फिक्स्ड हो जाएगा। हम लोग जनरल बात लिखना चाहते हैं, हम लोग जनरल लिखना चाह रहे हैं, हम लोग फॉर्मूला ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, इसलिए y इक्वल टू 2x + 5 लेके नहीं चलेंगे। हमारा दिया हुआ है y इक्वल टू fx, इसको बोला x1, ये है fx1, ये x2 है तो ये है fx2। हमेशा क्लियर हुआ? जिसको प्रॉब्लम है वो बोले, अभी डाउट बताए। मयंक डाउट बताओ भाई। क्लियर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिमानी
सार्थक, बस खाली ये वाला, ये नहीं कि पूरा ओवरऑल नहीं, यहाँ लोकल बात करो। यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं? x1 fx1, x2 fx2, मतलब ये पूरा हाइट जो हो गया वो fx2 है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? रिमानी बोलो। चलो क्लियर है तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब किया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं एरिया लिखने जा रहा हूँ, सारे पांचों रेक्टेंगल का एरिया लिखने जा रहा हूँ, जो सम करने हैं भाई। तो पहला रेक्टेंगल का एरिया ये है डेल्टा एक्स। रेक्टेंगल का एरिया होता है हाइट इंटू विड्थ, तो इसका हाइट है fx1 और विड्थ है डेल्टा एक्स। सबका विड्थ तो डेल्टा एक्स ही है भाई, डेल्टा एक्स ही है। तो मैं अगर फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया लिखूं तो मैं लिख सकता हूं fx1 इंटू डेल्टा एक्स। बोलो क्लियर है फर्स्ट रेक्टेंगल का। अब सेकंड रेक्टेंगल का लिखने जा रहा हूं, तो सेकंड रेक्टेंगल का विड्थ तो हमारा डेल्टा एक्स है, विड्थ तो डेल्टा एक्स है, वो तो ठीक है, लेकिन अब आगे हाइट कितना? तो मैं ये वाला हाइट यूज़ करूँगा। अब तो ये वाला हाइट यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके लिए ये वाला विड्थ तो डेल्टा एक्स है बट हाइट ये वाला है। तो बताओ भाई इसका क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स तो है बट इसका हाइट क्या हो जाएगा वो ज़रा लिखने पड़ेंगे। तो इसका हाइट क्या होगा? तो पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ध्यान देना यहाँ पे, इसका पहले एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है x इज़ इक्वल टू कितना? तो x1 में डेल्टा एक्स ऐड कर दो, यानी इसका x कोऑर्डिनेट है x1 प्लस डेल्टा एक्स। बोलो x1 प्लस डेल्टा एक्स होगा कि नहीं? तो ये x1 प्लस डेल्टा एक्स हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x1 और प्लस डेल्टा एक्स ये हो गया। तो इसका जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा? मीन्स इसका कोऑर्डिनेट मैं लिखना चाहता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, ध्यान से सब लोग देखो, इसका कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ। तो वो क्या होगा? इसका x कोऑर्डिनेट है x1 प्लस डेल्टा एक्स, इसलिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो वो होगा fx1 प्लस डेल्टा एक्स। बोलो भाई ठीक है यहाँ तक? तो इसका हाइट हो गया fx1 प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि ये इसका x कोऑर्डिनेट है x1 प्लस डेल्टा एक्स, x1 प्लस डेल्टा एक्स, तो इसलिए इसका हाइट हो जाएगा fx1 प्लस डेल्टा एक्स। तो मैं वो लिखूंगा यहाँ पे। देखो भाई सेकेंड वाला रेक्टेंगल का fx1 प्लस डेल्टा एक्स इज़ द हाइट, और डेल्टा एक्स तो है ही इसका विड्थ, मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। पहले वाले का ये हाइट, ये विड्थ, दूसरे वाले रेक्टेंगल का ये हाइट, ये वाला विड्थ, तीसरे रेक्टेंगल का फिर ऐड करेंगे तो तीसरे रेक्टेंगल का, तो तीसरे रेक्टेंगल का ये है हाइट। अब ये न्यू हाइट क्या होगा भाई? तो यहाँ x1 में डेल्टा एक्स ऐड किया, एक और डेल्टा एक्स ऐड कर दो, यहाँ मिल जाएगा तुम्हें। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना होगा हमें, तो देखो उसको कैसे लिखेंगे। देखो इसका अगर x कोऑर्डिनेट हमें लिखना हो तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ पे आ जाए, ये वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहा हूँ और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया x1 प्लस डेल्टा एक्स मीन्स x1 प्लस 2 डेल्टा एक्स। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? मीन्स इसका थर्ड रेक्टेंगल का हाइट कितना हो जाएगा भाई? तो वो हो जाएगा fx1 प्लस 2 डेल्टा एक्स। ये हो गया इसका हाइट। तो थर्ड रेक्टेंगल का जो हम लोग, ये थर्ड रेक्टेंगल जो है इसका एरिया लिखना चाह रहे हैं, ये वाला थर्ड रेक्टेंगल का एरिया येलो कलर से जो दिखा रहे हैं, ये थर्ड रेक्टेंगल का एरिया मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो ये थर्ड रेक्टेंगल का एरिया है fx1 प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये विड्थ है और ये हाइट है। फिर प्लस फोर्थ वाले का लिखेंगे, तो इसका हमें हाइट चाहिए होगा, तो उसका भी हाइट निकालेंगे भाई। उसका हाइट कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे देखो x1 में एक डेल्टा एक्स ऐड किया, दूसरा किया, तीसरा ये वाला। अब इसका हाइट चाहिए हमें, ये वाला हाइट चाहिए, ये वाला हाइट चाहिए भाई। तो इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लें भाई। कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट? तो भाई इसका x कोऑर्डिनेट हो गया, देखो x1 में डेल्टा एक्स 3 डेल्टा एक्स ऐड करना है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया x1 प्लस 3 डेल्टा एक्स, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? fx1 प्लस 3 डेल्टा एक्स। बोलो ठीक है यहाँ तक?
तो इस रेक्टेंगल का हाइट पता हो गया fx1 प्लस 3 डेल्टा एक्स, और ये है तो डेल्टा एक्स, इसलिए इस ग्रीन वाले रेक्टेंगल का एरिया हम लोग अब लिख सकते हैं। क्या भाई? तो ये वाला एरिया हो जाएगा fx1 प्लस 3 डेल्टा एक्स, ये हो गया हाइट, और इनटू डेल्टा एक्स हो गया विड्थ। बोलो ये ठीक है यहाँ तक? अब फिफ्थ वाले का लिखेंगे। सिमिलरली अब हम लोग फिफ्थ वाले का लिखेंगे। तो फिफ्थ वाले को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर दिया जाए। मान लो रेड से रिप्रेजेंट करते हैं ये वाला। अब ये वाला हाइट चाहिए हमें रेक्टेंगल चाहिए, तो इस वाला हाइट का, इस वाले हाइट का, और विड्थ तो है ही डेल्टा एक्स, ये देखना है। मीन्स ये रेड वाले का हम लोग निकालना चाहते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया लिखना चाहते हैं, तो इस वाले का पहले लिखेंगे। तो इस वाले का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इस वाले कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो x1 प्लस डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स, यानी कि 1 2 3 4 डेल्टा एक्स, इसका हाइट चाहिए, तो हो जाएगा ये x1 प्लस 4 डेल्टा एक्स, ये है x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा fx1 प्लस 4 डेल्टा एक्स, ये हो गया इसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका अब ऐड कर देंगे, तो ये हो गया fx1 प्लस 4 डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हो गया 5 रेक्टेंगल्स का एरिया का सम। 5 रेक्टेंगल्स के एरिया का सम हो गया यहाँ से ले करके और यहाँ तक। बोलो ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 5 रेक्टेंगल का एरिया। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब जरा सब लोग ध्यान देंगे, अभी मेन बात आ गई, अब मेन कंक्लूजन अब निकलेगा। अब देखो इसको मैं लिख रहा हूँ, ये तो 5 स्ट्रिप्स हमने डिवाइड किए, तो तुमने यहाँ लिख लिया। अब देखो इस चीज़ को मैं इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिख रहे हो, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख दूँ, समेसन ऑफ, ध्यान देना सारे लोग, जिसको नहीं पता लग रहा था कि समेसन आया कहाँ से और समेसन से एरिया कैसे निकला, वो ज़रा देखेंगे ध्यान से। इस पूरे सेंटेंस को, जो इतना 5 का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया का सम हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, अगर fx1 प्लस n-1 डेल्टा एक्स, ये n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, n का वैल्यू 5 था, रेक्टेंगल 5 इंटू डेल्टा एक्स। मैं इतना लिख दिया तो समझो यही लिख दिया। देख लो भाई, ये इतना बड़ा जो तुमने लिखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसको मैंने लिख दिया ये एक सेंटेंस में। आपको समेसन का पता है मीनिंग। अब देखो इसको इवेलुएट अगर करना चाहें, n = 1 से शुरू करते हैं, तो क्या लिखेंगे? n का वैल्यू जब 1 डालेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 0। मीन्स जब हम लोग n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? तो देखो 1 रख दिया हमने n का वैल्यू, तो 1 - 1 0 हो गया, यानी fx1 हो गया। तो fx1 हो गया, ये fx1 इंटू डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा भाई। जब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू जो हो गया f, और ये 0 हो गया, तो fx1 इंटू डेल्टा एक्स हो गया। जब n का वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू 2 रखोगे तो क्या होगा? तो 2 - 1 1, यानी कि डेल्टा एक्स। तो ये हो जाएगा fx1 प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, प्लस जब नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे 3 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, मतलब ये वाला आ जाएगा fx1 प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। जब n का वैल्यू नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे 4 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ 4 - 1 3 हो जाएगा। इधर वाले को हटाओ, ये ऊपर वाला देख रहे हैं, जब n का वैल्यू 1 रखा था तो fx1 इंटू डेल्टा एक्स मिला। अब n का वैल्यू जब 2 रखा यहाँ पे, तो 2 - 1 1 हो गया, यानी कि fx1 प्लस 1 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। जब n का वैल्यू 3 रखा हम लोगों ने, तो ये वाला आया, 3 रखोगे तो 2 डेल्टा एक्स, fx1 प्लस 2 डेल्टा एक्स ऐसे आया। जब n का वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा भाई 4 यहाँ पर रख दोगे, 4 रखोगे तो n का वैल्यू 4 - 1 3, तो fx1 प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। जब n का वैल्यू फाइनल वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 - 1 4, यानी कि fx1 प्लस 4 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, और 5 रखने के बाद एंड कर देने। तो ये पूरा हो गया ना, ये पूरा हो गया ना भाई? yes. बोलो क्लियर है यहाँ तक? मीन्स इतने बड़े सेंटेंस को, ये 5 रेक्टेंगल एरिया जो हम लोगों ने निकाला, उसको एक सेंटेंस में लिख दिया ये। हाँ बोलो, किसको डाउट था भाई? कोई कुछ बोलना चाह रहा था, बोलो।
बोलो भाई जल्दी बोलो, टाइम मत वेस्ट करो, जिसको डाउट हो रहा है फटाफट बोलो। यहाँ तक इस सेंटेंस में सबसे पहले तो 5 रेक्टेंगल का एरिया हमने सम कर दिया ऐसे, सबके हाइट विड्थ हाइट विड्थ हाइट विड्थ मल्टीप्लाई कर करके, और फिर इसको हमने ऐसे लिख दिया। बोलो यहाँ तक ठीक है? यस सर। चलो यहाँ तक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब बस थोड़ा सा क्लियर आ गया है, बस 10 मिनट में कंक्लूजन निकल जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट एरिया निकल रहा है, सबको मालूम है ये अप्रॉक्सीमेट एरिया निकल रहा है, ये एग्जैक्ट एरिया नहीं निकल रहा है। एग्जैक्ट एरिया तो ये वाला था, वही निकालना पर्पस है, यही निकालना पर्पस है, लेकिन अभी निकला नहीं है क्योंकि ये 5 रेक्टेंगुलर पोर्शन के एरिया का सम मिला है। ठीक है, बहुत अच्छा, सम मिला है। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ, उसके बाद इस पे आते हैं थोड़ा छोटा सा एक और डिस्कशन। ये बताओ, ये है मान लो जो हमें निकालना था, हम लोगों ने इसके 5 स्ट्रिप्स बनाए, 5 स्ट्रिप्स बनाए। अगर मैं ये बोलूँ कि 5 स्ट्रिप नहीं भाई और ज़्यादा बना दो, क्योंकि हमें चाहिए एक्यूरेट एरिया, हमें चाहिए एक्यूरेट एरिया। तो ये जो स्ट्रिप्स बने हुए थे यहाँ से यहाँ तक x1 से लेकर के x2 तक का एरिया निकालने थे, तो इसको 5 स्ट्रिप मत बनाओ, इसको बना दो आप 50 स्ट्रिप बना दो, या कम से कम भाई 10-15 तो बना दो। तो हमने क्या किया कि इसको और स्ट्रिप्स बनाए, मीन्स 5 से काम नहीं चलेगा। मान लो हमने 10 बनाए या 20 स्ट्रिप्स बनाने का कोशिश करें, तो और हमने स्ट्रिप्स इसके बनाए। इस तरह से मान लो बनाना चाह रहे हैं, ये हमने स्ट्रिप्स बनाए, और अब चाहिए हमें अगर मैंने इस तरह से बना दिए और हमें अब देखो कौन कौन से एरिया निकालने थे। ध्यान देना, अब मेन समझने की बात अब यही है कि इसमें देखो अगर ये कितने स्ट्रिप्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्ट्रिप्स बन गए हैं भाई। अब 12 स्ट्रिप्स बनाएं, थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाएं अपना हम लोग, और ये 5 जो डिवीज़न किए हैं, 5 डिवीज़न किए हैं, अगर उसको हम लोग 13 या 12 डिवीज़न कर दें और तब हम लोग 12 रेक्टेंगल का एरिया निकालें, तो भाई फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा ऐसे, सेकंड रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा, थर्ड का निकल जाएगा, फोर्थ का निकलेगा, फिफ्थ का निकलेगा, 6th का निकलेगा, 7th का निकलेगा, 8th का। इस तरह से ये सारे एरियाज़ ये सब काउंट हो जाएंगे। मतलब एरिया जो तुम्हारा निकलेगा वो क्या क्या एरिया निकल जाएगा वो ज़रा समझो। तो ये वाला एरिया पूरा निकल गया, यहाँ से एरिया निकल गया, फिर देखो यहाँ पे तो ये वाला एरिया थोड़ा सा छोटा बाकी निकल गया, यहाँ पे एरिया ये वाला एरिया निकल गया, यहाँ से ये वाला एरिया निकल गया, यहाँ से ये वाला एरिया काउंट हो गया, यहाँ से ये एरिया काउंट हो गया, यहाँ से ये एरिया काउंट हो गया, यहाँ से ये एरिया काउंट हो गया, यहाँ पे ये एरिया काउंट हो गया, ऐसे एरिया काउंट हो गया, और ये एरिया काउंट। बचा कितना? अब कितना बचा? अब मैं अगर ये बोलूँ कि ठीक है भाई मैं इतने 12 हैं, 12 रेक्टेंगल का एरिया, तो 12 के 5 निकाल ही देते, 7 और कर देते, 12 अगर कर दें तो आप ये बताओ कि जब 5 हुआ था या 4 डिवीज़न जब किए थे तो कितना छूटता था? इतना रेक्टेंगल में आता था और बाकी छूट जाता था, इतना रेक्टेंगल में आता था बाकी छूट जाता था, इतना रेक्टेंगल में आता था बाकी छूट गया, फिर इतना रेक्टेंगल में आया बाकी छूटा, ये वाला इतना रेक्टेंगल में आया बाकी छूट गया। जो अपना ग्राफ था, जो अपना मेन ग्राफ था वो कौन सा ग्राफ था भाई? तो वो ग्राफ था ये वाला ग्रीन से जो दिखा रहे हैं, मेन ग्राफ ये था। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि रेड वाला यानी कि 5 स्ट्रिप्स बनाते हैं तो देखो कितना एरिया छूट रहे हैं, 5 स्ट्रिप्स बनाते हैं तो कितना एरिया छूटते हैं, इतना एरिया छूट जाते हैं, ये एरिया ऐसे एरिया छूट जाते हैं। जब इसके बहुत सारे स्ट्रिप्स बनाते हो, जब इसके बहुत सारे स्ट्रिप्स बनाते हैं, 5 एरिया बनाया तो ये वाला देखो इतना एरिया छूटा था, ये इतना एरिया छूट गया, ये भी इतना एरिया छूट गया, ये भी इतना एरिया छूट गया, जो यहाँ पे बता रहा था ये इतना एरिया छूट गया। लेकिन अगर हम लोग इसके रेक्टेंगुलर एरिया जो बना रहे हैं उसके 20 स्ट्रिप्स कर दें, अगर 20 कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या छूटेगा भाई? जब 20 बना दिया या 30 बना दिया तो क्या छूटेगा? तो बस इतना ही छूटेगा भाई, इतना ही छूटेगा। ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया,
ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया, थोड़ा थोड़ा ही छूटेंगे। जहाँ इतना बड़ा एरिया छूटता था, जहाँ इतना बड़ा एरिया छूटता था, देख रहे हो रेड वाला, यहाँ तक का एरिया छूट जाता था, ये सब काउंट होता था, इतना वाला एरिया छूट जाता था। तो अभी देख रहे हो कि जब हम लोग नंबर ऑफ डिवीज़न बढ़ाएंगे तो एरिया जो छूटेंगे वो बहुत कम छूटेंगे, क्योंकि ये भी काउंट हो जाएगा। देखो ये वाला भी काउंट हो जाएगा, ये वाला भी काउंट हो जाएगा रेक्टेंगल में, ये वाला भी काउंट हो जाएगा रेक्टेंगल में, ये वाला देखो, ये वाइट वाला पूरा एरिया छूट रहा था, जिसमें से अब एरिया छूटने वाले कम होंगे। ये बात हजम हो रही है कि इफ़ वी इंक्रीज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स देन और ज़्यादा हम लोग काउंट कर पाएंगे और जो छूटे हुए एरिया हैं वो बहुत कम बच जाएंगे। ये बात हजम हो रहा है कि नहीं? अगर 5 डिवीज़न है तो हमारे, ध्यान देना मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, फिर वापस आ जाएंगे इस पे। अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीज़न अगर हमारे 5 थे तो जो एरिया आया, वो जो एरिया हमने कैलकुलेट किया वो ये एरिया तो नहीं आया था क्योंकि इतना एरिया छूट गए थे। अब ये इतना एरिया छूट गए थे तो नंबर ऑफ डिवीज़न जब 5 थे तो एरिया 17.3295 के बदले में 13 तो आया होगा, 13 तो आया होगा। ये सब रेक्टेंगल, 5 रेक्टेंगल का एरिया अगर सम कर दें तो ये एग्जैक्ट एरिया हमारा 17.329 था, तो इतना तो आया होगा एरिया, 13 तो आया होगा, इतना तो हजम होता है। बोलो, अरे बोलो भाई, बोल नहीं रहे हो रक्षित? मतलब ये अनुष्का समझो, ये तो समझते हो ना कि कुछ एरिया छूटे थे, 5 स्ट्रिप्स था तो कुछ एरिया छूटे, तो 17 था तो 13 आ गया, समझो अप्रॉक्सीमेटली 4 छूट गए, अप्रॉक्सीमेटली एरिया जो छूटे हैं 4 हैं। अगर नंबर ऑफ डिवीज़न बढ़ा दें और 5 के बदले 25 कर दें, अगर 25 डिवीज़न कर दें, 25 डिवीज़न कर दें और 25 रेक्टेंगल का एरिया अगर हम लोग सम कर दें तो छूटा बहुत कम, और कम छूटा तो इसका मतलब एरिया जो कैलकुलेट किए वो एरिया ऑलमोस्ट कितना हो गया होगा, 15 हो गया होगा। ये समझ में आ रहा है? अगर हमने 5 के बदले में 25 अगर स्ट्रिप्स ले लें, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स अगर 25 ले लें तो क्या एरिया 15 नहीं कैलकुलेट हो गया होगा? 2 छूट गए समझो, अप्रॉक्सीमेटली 17.329156 था, तो इसमें से कुछ एरिया छूटे, क्योंकि भाई देखो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ाते हैं तो कुछ ही एरिया तो छूटते हैं, बहुत कम एरिया छूटते हैं। बोलो क्लियर है? तो अब इतना तो हो गया होगा, इतना एरिया तो काउंट कर लिए होंगे, 15 ऑलमोस्ट। बोल नहीं रहा है कुछ, बोल दे भाई। जितेश बोलो। ठीक है, अब मैं नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को और बढ़ाता हूँ, थोड़ी देर में आपको क्लियर होगा कि बढ़ा क्यों रहे हैं। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को मान लो 250 कर देते हैं, तो 250 कर देंगे तब तो ये और ऐसे ऐसे हो जाएगा भाई, बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाएगा। फिर छूटेगा क्या? बिल्कुल छोटा सा एरिया छूटेगा, एकदम थोड़ा 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 पॉइंट जैसा एरिया छूटेगा, बाकी सब तो काउंट हो जाएंगे। 250 स्ट्रिप्स में 250 रेक्टेंगल्स बन जाएंगे, छोटे छोटे पतले पतले। डेल्टा एक्स का वैल्यू देखो, 250 जब करोगे तो डेल्टा एक्स का वैल्यू और कम हो जाएगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ाओगे वैसे वैसे डेल्टा एक्स छोटा छोटा होता जाएगा, बहुत कम होता जाएगा। बोलो, डेल्टा एक्स डिक्रीज करेगा कि नहीं? व्हेन वी इंक्रीज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स then delta x will decrease, डिक्रीज करता जाएगा। डेल्टा x जो हम होगा वो हमारा क्या करेगा, तो डिक्रीज होता जाएगा भाई। अब देखो जरा, नंबर ऑफ स्टेप्स हमने 250 कर लिए और 250 का रेक्टेंगल का एरिया का सम कर दिया। उन 250 रेक्टेंगल्स के एरिया का सम करने के लिए यहाँ तो पेज भर जाएंगे, पेज भर जाएंगे, भरेंगे कि नहीं? बोलो रिमानी, पेज भर जाएंगे ना? पेज भर जाएंगे, लेकिन पेज हम लोग नहीं भरेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे 250 कर देंगे, यहाँ पे 500 लिख दोगे तो ये हो गया ना। यहाँ खाली 500 लिख दिया तो इसका मतलब समझे क्या हुआ? खाली यहाँ 500 कर देंगे तो इसी से हमारा एक बार 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, सब सम होते जाएंगे, 500 तक जाएंगे। देखो एक सेंटेंस में वो पूरा काम होगा। हमें 500 लिखना नहीं है, रजिस्टर नहीं भरने हैं, इसीलिए तो इसके बदले में सब्स्टिट्यूट लाया, समेसन लाए।
ये 5 जो लिख रहे हैं उसके बदले में ये हो जाए, 50 लिखना होगा तो भी ये हो जाए, अगर 5000 भी डिवीजन करना हो तो खाली यहाँ 5000 कर दो, काम हो गया। ये तो समेसन का कमाल है यहाँ तक। चलो अभी ये जो बात जो कर रहे हैं वो ज़रा समझा जाए। इफ़ वी इंक्रीज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स टू 250 डिवीजन, इतने ही में 250 अगर कर दें तो बताओ एरिया जो कैलकुलेट होगा, जो ऐड करके आएगा 250 रेक्टेंगल्स का, तो उसका एरिया ऑलमोस्ट 16.5 जैसा हो जाएगा। बोलो ये है एग्जैक्ट 16.5 तो मान सकते हो? बिल्कुल मान सकते हैं भाई। अब नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को बढ़ा करके आप क्या करो, ऐसे कर दो तो डेल्टा एक्स का वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स का वैल्यू तो होता है, डेल्टा एक्स का वैल्यू होता है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, जितना भी आपने किया है, जितना भी डिवीजन किया है, डेल्टा एक्स का वैल्यू तो यही होगा। बहुत क्लियर है? जब ये कर दें, इतना डिवीजन बना दें, तो एरिया अगर इतने ही रेक्टेंगल का कैलकुलेट करें तो आपको लगता है कि 17.1 तक आ जाएगा। और अब तो छूटने वाले बहुत ही कम हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो है ये स्ट्रिप्स कितना कम थिकनेस का बनता जा रहा है। ये जो इंसान का हेयर होता है ना, वैसा थिकनेस इसका हो जाएगा एकदम माइक्रो में, 10⁻⁻⁻6 मीटर वाला, 10⁻⁻60 मीटर वाला, ऐसा बनने लगेगा ये, वेरी वेरी स्मॉल डेल्टा एक्स। और एरिया हमारा ऑलमोस्ट 17.1 आ जाएगा। अब मान लो n का वैल्यू हमने 10 का पावर ऐसे ऐसे कर दें, 3 दिन तक लिखते रहेंगे 0 0 0 0 0, बाद में 1 कर देंगे। अगर इतने डिवीजन बना दिए जाएँ तो एरिया कितना आ जाएगा, तो एरिया कितना कैलकुलेट हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 17.31 मानते हो? बोलो भाई इतना डिवीजन कर देंगे, इतना डिवीजन कि 10 का पावर 0 बोलो 17.31 तक मान लोगे कि कैलकुलेट? चलो ठीक है, ये मान लिए। तो अब नंबर ऑफ डिवीजन को कर दो इनफाइनाइट। इतना डिवीजन कर दिया कि छोटा सा भी एरिया छूटे नहीं। तब हम लोग पहुंचेंगे कहाँ? तो अब कैलकुलेटेड एरिया हो जाएगा 17.31 और जो 32 जो भी अपना आना था वो एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा। तो एग्जैक्ट एरिया आएगा तभी जब नंबर ऑफ टर्म हो जाए इनफाइनाइट। जब तक फाइनाइट होगा तो मोर क्लोज टू एक्यूरेट एरिया पहुंचेंगे, बट एक्यूरेट एरिया निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म होना चाहिए इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे और हर रेक्टेंगल का एरिया का सम। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें? उसके लिए करना पड़ेगा सिर्फ एक काम। देखो भाई, जितना नंबर ऑफ टर्म बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा सकते हो, जितना नंबर ऑफ टर्म बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा सकते हो, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई n। यहाँ पे अब समझो, ये सब जो समझाने का पर्पस था वो पूरा हो चुका है। अब ज़रा देखो, ये तो मिटेगा भी नहीं, कोई बात नहीं है, मतलब मिटे। चलो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, 500 कर दिए, एक और जीरो लगा दोगे और हो जाएगा 5000, एक और जीरो लगा दोगे, इस तरह से लगाते जाओगे तो एक्यूरेट एरिया होता जाएगा। मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ अब, तो मैं अब ये कर देता हूँ इसको कि नंबर ऑफ टर्म जो है हम लोग कैपिटल N तक लिखते हैं। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टर्म क्या करता हूँ कि कैपिटल N लिख देता हूँ। देखो समेसन और नंबर ऑफ टर्म जो है वो कैपिटल N लिख दिया। n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट तो होगा, यहाँ तक चलेगा। और ये बोलो ठीक है, यहाँ तक ये हमने n रख दिया। ये क्या है? तो ये है अप्रॉक्सीमेट एरिया। क्या है ये? बोलो बोलो भाई, क्या है ये? अप्रॉक्सीमेट एरिया है। ठीक है, बहुत अच्छा, अप्रॉक्सीमेट एरिया है। लेकिन अब जो समझा हम लोगों ने उसको मैं अब लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बोले, यानी जितने डिवीजन हम लोगों ने किए हैं, दैट इज कैपिटल N, अगर इंक्रीज करें देन कैलकुलेटेड एरिया, तो उस कंडीशन में जो कैलकुलेटेड एरिया होगा उसके बारे में क्या लिख सकते हैं?
देन कैलकुलेटेड एरिया विल बिकम, क्या बनता जाएगा अगर इंक्रीज करते जाएं तो विल बिकम क्या, मोर एंड मोर क्या, क्लोज टू एक्यूरेट वैल्यू। बोलो होता जाएगा, जैसे जैसे n बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक्यूरेट वैल्यू होता जाएगा। और अगर n हमारा इनफाइनाइट हो जाए, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट मतलब देखो भाई एक्चुअली में कोई भी चीज़ टेंडिंग टू इनफाइनाइट ही होता है। टेंडिंग टू मतलब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पे तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। इनफाइनाइट तो कहीं लिमिटेड है नहीं कि यहाँ आ गए तो भाई अब दिल्ली में आ गए तो ये हो गया इनफाइनाइट हो गया, और अमेरिका चले गए तो इनफाइनाइट पे जाके पहुंच गया। इनफाइनाइट तो कहीं होता ही नहीं है, इसलिए हमेशा टेंड होता है, इनफाइनाइट पे हमेशा टेंड होता है। कोई भी अगर ऐसे लिख देता है तो ये मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। x इज इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं होता है, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है, कोई पहुंच नहीं सकता इनफाइनाइट पे। तो इफ़ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर n इन्फिनिटी हो जाए मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो जाए, देन कैलकुलेटेड एरिया, तब कैलकुलेटेड एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू एक्यूरेट एरिया। एक्यूरेट एरिया कौन सा एरिया, y इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस, y इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, और x1 से शुरू किए हैं x2 तक, यहाँ तक का एरिया इनक्लोज्ड जो हमारा एक्यूरेट है वो मिल जाएगा अगर नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट कर दें तो क्या किया जाए भाई, तो इसके लिए नंबर ऑफ टर्म को इनफाइनाइट कर ही दिया जाए। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सब लोग देखना भाई, अब इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अब कि एक्यूरेट एरिया, ठीक है, यहाँ पे अब मैं लिखूँगा, ठीक है भाई। तो अब इसके बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं कि एक्यूरेट एरिया कितना होगा। तो एक्यूरेट एरिया विल बी इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर के n इज इक्वल टू कैपिटल N जो कि होने जा रहा है इनफाइनाइट, और क्या fx1 प्लस n माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा हाइट और ये हो जाएगा हर रेक्टेंगुलर का विड्थ। जो छोटे 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 रेक्टेंगुलर बनेंगे, और ऐसे कंडीशन में जो डेल्टा एक्स है, इन सच कंडीशन, बताओ भाई इस कंडीशन में डेल्टा एक्स का हाल क्या हुआ होगा। डेल्टा एक्स तो था x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई n, और n हो गया इनफाइनाइट, तो बताओ डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा। व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होगा। भाई वही x2 माइनस x1, इसके डिवीजन जो किए 5 किए तो कुछ वैल्यू आया, लेकिन अब n जो है वो इनफाइनाइट है, तो ये वाला डेल्टा x क्या हो जाएगा, वो डेल्टा x हो जाएगा टेंडिंग टू 0, होगा कि नहीं, बोलो भाई। जब नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट कर दोगे एक्यूरेट लाने के चक्कर में, जब नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट करेंगे तो जो डेल्टा एक्स का हाल होगा, जब 5 स्ट्रिप थे तो इतना बड़ा बड़ा डेल्टा एक्स था, अब जब नंबर ऑफ डिवीजन इनफाइनाइट हो गए तो उस कंडीशन में ये स्ट्रिप्स का थिकनेस कितना हो जाएगा, टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। डेल्टा एक्स विल बी टेंडिंग टू 0 इफ़ नंबर ऑफ टर्म जो है टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो। बोलो ये हजम हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। काशवी बोलो, हविशा बोलो जल्दी। बार बार म्यूट हो जा रहे हैं। चलो ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। ये चीज़ क्लियर हुआ, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 अगर ये n इनफाइनाइट हो जाएगा तो एक्यूरेट एरिया मिल जाएगा, ये तो सबको पता लगा, बोलो। यस सर। और ऐसे कंडीशन में डेल्टा एक्स विल बिकम ऑलमोस्ट 0, बोलो ऑलमोस्ट 0, टेंडिंग टू 0 इसको बोलते हैं। अब सारे लोग ध्यान से सुन लो, इस डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 को ही दूसरा सिंबल है dx। डेल्टा एक्स जब टेंडिंग टू 0 हो तो इसी को बोलते हैं dx। dx मीन्स डिफरेंशियल चेंज इन x।
समझ गए? डिफरेंशियल चेंज इन एक्स, इतना स्मॉल चेंज इन एक्स जितना हम लोग सोच भी ना पाएँ, इसी को बोलते हैं डी एक्स। अब 2 मिनट के लिए कंक्लूज़न रह ना जाए, इसलिए ज़रूरी है, टाइम हो गया है इसलिए। अब ज़रा देखो, सब लोग इस बात को मानते हैं कि दिस इज़ एक्यूरेट एरिया, सब लोग मान रहे हैं कि ये एक्यूरेट एरिया है। चलो, तो ये जब एक्यूरेट एरिया है तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ दूसरा वर्जन इसका। ऐसे कंडीशन में जब नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो जाए तो समेशन अपना हाथ खड़ा कर देगा कि मेरे से नहीं निकलेगा भाई, मेरे से सम नहीं होने वाला, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म जब फाइनाइट होता है तब ये समेशन काम करता है। जब नंबर ऑफ टर्म तुमने एक्यूरेसी के चक्कर में तुमने तो इनफाइनाइट कर दिया, मेरी तो वाट लग गई, समेशन बोलेगा मेरा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा इसको। तब इसका बड़ा भाई आता है इंटीग्रेशन। यही काम जो ये कर रहा है वही काम ये इंटीग्रेशन करता है। सेम ये जो सेंटेंस है ये क्या कह रहा है वो आपको मालूम है? ये क्या कह रहा है वो आपको मालूम है कि भाई हाइट, हर रेक्टेंगल का हाइट और विड्थ मल्टीप्लाई करो, रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा, और ऐसे ऐसे सम करते जाओ, n = 1 से शुरू करो, इनफाइनाइट तक जाओ, मतलब बहुत सारे डिवीजन बनाए हैं और एक एक करके सबका काउंट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और तब जाके फाइनली x2 पे पहुंचोगे। तो यही काम ये जो कह रहा है वही ये कह रहा है। और ये जो fx, ये जो fx1 प्लस यहाँ n वेरी करता जा रहा है धीरे धीरे, इसको हम लोग लिखते हैं fx, और ये डेल्टा x बन गया है dx, डेल्टा x बन गया है dx। क्यों भाई? क्योंकि डेल्टा x ऐसे कंडीशन में जब नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो, जब नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो तभी इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ही है कि ऐसे ऐसे, अगर मान लो x = यहाँ पे x1 था ना, तो यहाँ पे x = x1 लिखेंगे, ये x = x2 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि y = fx, x = x1, x = x2, और इन दोनों के बीच में हुए हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिवीज़न, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिवीज़न हुए हैं, और इन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया का सम होता जा रहा, सम होता जा रहा, सम होता जा रहा इनफाइनाइट का, यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो fx है ना, ये fx, इसी को बोलते हो fx, और n का वैल्यू जब चेंज करता है तभी ना fx अभी का, फिर fx नेक्स्ट, फिर fx नेक्स्ट इंटू dx, नेक्स्ट वाला fx का dx, ऐसे ही करते जाते थे भाई। नेक्स्ट वाले का, यहाँ वाले का fx इंटू dx, तो यहाँ का रेक्टेंगल का, यहाँ वाला fx इंटू dx, यहाँ का रेक्टेंगल का एरिया। इस तरह से हर बार का हाइट मल्टीप्लाइड बाई dx, हर बार का हाइट मल्टीप्लाइड बाई dx, तो हर बार ये चेंज होता रहेगा मल्टीप्लाइड बाई dx। ये fx ये वाला जो है वो ये है, और ये जो डेल्टा x है जो कि इनफाइनाइट होने से छोटा बन चुका है, टेंडिंग टू 0 हो चुका है, वो ये वाला है, ये वाला एरिया सेम। और ये जो समेशन है वो बन गया इंटीग्रेशन। और जो n का लिमिट डालते हैं तो n का लिमिट स्टार्ट करते हैं 1 से और लास्ट तक जाते हैं, तो x क्या होता है? x हमारा स्टार्ट होता है x1 पे, और जब n इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ डिवीज़न जब इनफाइनाइट पे पहुँचेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? x2 पे पहुँचेंगे, इसलिए इसका अपर लिमिट x2 हम लोग लिखते हैं। मीन्स ये जो कह रहा है, सुन लो ध्यान से, ये जो कह रहा है वो आप जानते हो, और ये जो कह रहा है वही ये है। यहाँ इक्वल टू लिखा ना, इसका मतलब ये जो है वही ये है। और आपको ये इतना डिस्कशन में ये पता लग गया कम से कम कि समेशन भी है इंटीग्रेशन। और ये कैसे एरिया बता रहा है भाई? तो ये ऐसे एरिया बता रहा है कि हर बार का fx इंटू dx, fx इंटू dx, fx इंटू dx, fx मतलब हाइट इंटू dx, हाइट इंटू dx, ऐसे ऐसे सब सम होता जा रहा है। यहाँ n को वेरी करते हो और हर बार का नया नया हाइट लेते रहते हो और dx करते रहते हो हाइट। यहाँ पे x का वेरिएशन हो रहा है, इनफाइनाइट डिवीज़न हुए पड़े हैं, और ये x1 से x2, x जाएगा x1 से x2, x कहाँ जाएगा भाई? तो x1 से x2 जाएगा, x का लिमिट है x1 से x2, इसी में इनफाइनाइट डिवीज़न हुए हैं। तो ये क्या बता रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग, इट्स वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग एरिया अंडर कर्व y = fx, x एक्सिस x1 एंड x2, जो लिमिट डालोगे वहाँ से वहाँ तक का। देखो हम लोग चले थे एरिया निकालने, 5 स्टेप्स बनाया, अप्रॉक्सीमेट एरिया पाया,
ऐसे लिख सकते हैं, 5 लिखेंगे तो 5 और 10 लिखेंगे तो 10, 100 लिखेंगे तो 100, n लिख दिया अप्रॉक्सीमेट एरिया। यहाँ मैंने अप्रॉक्सीमेट एरिया लिखा और मैंने बताया आपको कि भाई हर बार का हाइट इंटू डेल्टा एक्स करने हैं। यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ टर्म अगर बढ़ाओगे तो एक्यूरेसी की तरफ बढ़ते जाओगे और नंबर ऑफ टर्म जब इनफाइनाइट कर दोगे तो एक्यूरेट एरिया मिल जाएगा। तो हमने एक्यूरेट एरिया निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म को कर दिया इनफाइनाइट। अब ये क्या कर रहा है, तो हर बार का हाइट मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स हाइट, डी एक्स हाइट डी एक्स मल्टीप्लाई कर करके सम कर रहा है। ये जो कह रहा है आप अच्छे से समझ गए इतने डिस्कशन में, और ये जो कह रहा है वही ये कह रहा है। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स के x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हें x1 से x2 और fx और x एक्सिस के बीच का एरिया निकल जाएगा। और dx क्या हुआ भाई, तो dx हुआ डिफरेंशियल चेंज इन x। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल चेंज इन x, जिसका मीनिंग होता है इतना स्मॉल चेंज इन x जितना आप सोच भी ना पाओ। डिफरेंशियल चेंज इन x मतलब यह है कि ये जो dx होता है वो dx है 0.0000000001 नहीं, अभी और जीरो। कब तक, 3 जन्म तक जीरो। मरने जा रहे हैं बेटा को बोल के जाएंगे कि भाई जीरो लगाते रहना, जब तुम मरोगे तब अपने बेटा को बोल देना कि जीरो लगाते रहना। अगर आप 10 जन्म तक का सोच सकते हैं तो उससे भी आगे बढ़ा दो भाई, जीरो ही लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, तब लास्ट में 1। मतलब जितना आप सोच पाएंगे स्मॉल, उससे भी स्मॉल चेंज इन x इज कॉल्ड dx। इसलिए बोलते हैं इसको डिफरेंशियल चेंज इन x, और ये डेल्टा x का टेंडिंग टू 0 वाला रिप्रेजेंटेशन है। तो समझ गए dx क्या हुआ, x का लिमिट डलेगा, जिस लिमिट से जिस लिमिट तक डालोगे उस लिमिट से उस लिमिट तक के बीच का एरिया मिलेगा। y इक्वल टू एफ एक्स को प्लॉट करोगे वो, और ये x एक्सिस के बीच का एरिया मिलेगा। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अब हम लोग ज़रा स्टार्टिंग पे अगर हम लोग आ जाएं तो आपको मैंने जो लिखवाया था समेशन, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन, और ये बिग ब्रदर है भाई। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म जब इनफाइनाइट होता है, ये फाइनाइट के लिए और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म के लिए ऐड करता है। फिर हम लोगों ने कंक्लूजन नंबर 2 लिखा था भाई क्या, कि शेडेड एरिया जब निकालना होगा तो मेंसुरेशन से भी निकाल सकते हो और इंटीग्रेशन से निकाला था 14 आया था, और इधर से भी निकाला तो 14 आया, तो हम लोगों ने निकाल लिया। ये लाइन है इसलिए इसका अल्टरनेट मेथड है, अगर ये कर्व होगा तो इसका अल्टरनेट मेथड नहीं है, फिर तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो देखो एरिया आ गया था 124/3, और इसको समझने के लिए मेन हम लोगों ने जो देखा वो ये देखा। अब तो समझ में आ गया होगा, एक का डाउट आया था भाई कि ये तो समेशन करते हैं, इससे एरिया कहाँ से आ जाता है, तो ये भी समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन समेशन है, और ये इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ये इंटीग्रेशन करने से जो वैल्यू आता है वो एरिया आता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। बाकी इसके जाते जाते अगर एक पॉइंट आप सुन सको तो वो भी सुन लो। ये है कि ठीक है भाई ये एरिया बताता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि ये मान लो ऐसे है लाइन, और तुम यहाँ से x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 5 तक इंटीग्रेट किए, y इक्वल टू एफ एक्स को तुमने इंटीग्रेट किया x इज इक्वल टू 1 से लेकर के 5 तक, तो तुम्हें एरिया क्या मिलेगा, 1 यहाँ है 5 यहाँ है, और ये है y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये वाला एरिया मान लो तुम्हारा 5 है, और ये वाला एरिया अगर 4 है, तो इसका जो वैल्यू मिलेगा तुम्हें 1 मिलेगा। कैसे? तो ये जो पॉजिटिव एरिया, इधर वाले को एरिया को ये लेता है पॉजिटिव, और इधर वाले एरिया को जो नीचे बना उसको लेता है ये नेगेटिव, और नेट एरिया बता देता है। मीन्स 5 पॉजिटिव हुआ इधर का, और ये -4 हुआ, नीचे वाला एरिया नेगेटिव, तो ये 1 बताएगा। नेट एरिया बताता है, मीन्स इंटीग्रेशन जो बताता है वो नेट एरिया इनक्लोज्ड बताता है y इक्वल टू एफ एक्स और x एक्सिस के बीच का। तो ऊपर है तो पॉजिटिव एरिया, और अगर एफ एक्स नीचे है तो ये x एक्सिस के साथ निगेटिव एरिया बनाएगा। मैंने फर्स्ट पॉइंट में इस बात को लिख भी दिया था, फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा था, इसका कंक्लूजन नंबर सेकंड नंबर पॉइंट में हमने लिखा था यहाँ पे सेंटेंस, अगर याद करो तो उसमें मैंने लिखा था कि इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट नेट एरिया। नेट मतलब क्या, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो निगेटिव। अगर ऐसे कोई कर्व हो और इसको इंटीग्रेट कर दिया तुमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो तुम्हारा ये पॉजिटिव मान लो अगर 1 है और ये नेगेटिव 1 है, तो तुम्हारा इंटीग्रेशन वैल्यू आ जाएगा। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स करोगे मान लो यहाँ से यहाँ तक,
तो तुम्हारा 0 आएगा वैल्यू, क्योंकि इधर एरिया 1 पॉजिटिव और इधर वाला एरिया -1, तो मिल जाएगा 0। इट मीन्स इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, तो ये रिप्रेजेंट करता है नेट एरिया। जब हमारा ग्राफ ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव, और दोनों अगर आ गया एक ही लिमिट में, यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हो एक ही लिमिट में आ गया, कुछ टाइम पॉजिटिव रहा कुछ टाइम नेगेटिव रहा, तो ऐसे कंडीशन में ये एरिया माइनस ये एरिया जो आएगा रिजल्ट वो बता देगा।